आज का जो पॉडकास्ट है ये आपकी पांचों इंद्रियों को हिला देगा, क्योंकि हमारे साथ जो आज इंसान है इनकी 55% ऑफ द बॉडी एक हैंडीकैप है। मैं इस देश का सेकेंड लॉन्गेस्ट रोड एक्सीडेंट कोमा सर्वाइवर हूँ। ये चेहरा मेरा नहीं है, ये मेरा लोअर जॉ नहीं है, मतलब ये खत्म हो गया। अब 10 साल एडमिटेड रहे। हाँ, ठीक उस वक्त जब मैं जाग रहा था तो आई रियलाइज कि मैं बोल नहीं सकता हूँ, क्योंकि जबान तो बाहर निकली हुई है चेहरे से, खोपड़ी खुली हुई है, लेफ्ट शोल्डर गायब है मेरा, मेरी राइट कलाई कुचली हुई है। मकान मालिक ने बाहर एक नोटिस लगा दिया था कि किराया नहीं पे हुआ है तो आप अंदर नहीं आ पाओगे। न क्लिनिक, न परिवार और न ही जेब में पैसे। वो जयदीप जो एक्सीडेंट में इन्वॉल्व हुआ था, मुझे याद है, वाज एट द पीक ऑफ हिज लाइफ, क्योंकि मैं लड़ा था और जीता था हमेशा। एज अ डॉक्टर आप भी कन्विंस्ड बिल्कुल क्लियर था कि कुछ नहीं हो सकता, कि यहाँ से वापस लौटने की। तो कभी आपने ये नहीं बोला कि मेरे को खत्म कर दो? अब आपकी डिसेबिलिटी 100% पे पहुंच गई, क्योंकि आंखें भी गई। उनसे मैंने वो कराया जो कि अनएथिकल, अगेंस्ट मेडिकल एडवाइस है, और जो एक चीज मैं नहीं सीख पाया कभी, इंसानियत। मैं बार बार गिरता था मुंह के बल और मुझे नहीं समझ में आता था क्यों। शाम की गई बायोप्सी में पता चला कि कैंसर हो गया है। उस रात को ऑपरेट करके मेरी वोकल कॉर्ड जब हटाई जा रही थी तो साथ में मुझे कह रहे थे कि अब तू बोल नहीं पाएगा। अच्छा, तो ये जो आपसे बात कर रहे हैं जयदीप नहीं बात कर रहा है। हर चौथा मरने वाला यूथ रोड एक्सीडेंट में एक हिंदुस्तानी है। ऐसा क्या हुआ था, कहाँ हुआ था, व्हाट वाज द एग्जैक्ट टाइम? वेलकम टू अ डे फॉरवर्ड बाय विपिन सूरी। आज का जो पॉडकास्ट है ये आपकी पांचों इंद्रियों को हिला देगा। आपका देखना, आपका सुनना, आपका टेस्ट करना, आपका बोलना, आपका सूंघना, सब कुछ हिल जाएगा इस पॉडकास्ट के बाद, क्योंकि हमारे साथ जो आज इंसान है इनकी 55% ऑफ द बॉडी एक हैंडीकैप है। बट ये गाते भी हैं, ये नाचते भी हैं, ये एक्सरसाइज भी करते हैं, और ये खुद एक MBBS डॉक्टर हैं, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज से। ये 62 ईयर्स के हैं और आज से करीब 32 साल पहले इनका ऐसा कार एक्सीडेंट हुआ था कि ये 6 महीने के कोमा के बाद जागे थे। ये इंडिया के सेकंड लॉन्गेस्ट कोमा एक्सीडेंट सर्वाइवर हैं, और इन्होंने जो देखा है आप सोच भी नहीं सकते। उन सब चीज़ों के बाहर आके इन्होंने ऐसी जिंदगी जी रहे हैं जो एक नॉर्मल फुली फिट आदमी भी नहीं जी पाता। और इन्होंने इसके साथ साथ ऑर्गन डोनेशन की एक ऐसी मुहिम इंडिया में चलाई है जिससे लाखों लोगों को ऑलरेडी बेनिफिट हो चुका है। ये पॉडकास्ट एक फाइटर की जिंदगी है, ये पॉडकास्ट एक सिंगर की जिंदगी है। सिंगर जो किसी और की आवाज से गा रहा है, क्योंकि आज से 7 साल पहले इन्हें थ्रोट कैंसर भी हुआ था और उसका ऑपरेशन करने के बाद भी ये आज गाते हैं। तो ये पॉडकास्ट आपकी जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाला है। और आज हमारे साथ यहाँ पे हैं डॉक्टर जयदीप शर्मा। लेट्स वेलकम जयदीप। थैंक यू सो मच विपिन साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके इस पॉडकास्ट चैनल का कि मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिली। विपिन जी से वैसे तो मैं तारुफ हुआ था कोई 16-17 साल पहले, बट आज का दिन इज रियली अ मोमेंटस डे, बिकॉज जो टॉपिक्स आपने बोले मुझे भी नहीं मालूम था ये सब बोलने वाले हैं। पर अगर ये सब मेरे और हमारे इस प्लैनेट पे अगर बातचीत के तौर पे सब लोग सुन लें एक बार, तो मेरे ख्याल से देयर इज लॉट टू गेन फॉर ऑल ऑफ अस। सो आई टेक दिस opportunity and I'm grateful for this opportunity that you're providing with the mindset कि आज से planet बदल जाएगा, इस conversation से planet बदलेगा। I don't take this lightly. Thank you so much for the opportunity. Thanks to you and your team. तो जयदीप, ये planet बदलने के लिए हमें आपकी स्टोरी जाननी जरूरी है। ऐसा क्या हुआ था, कहाँ हुआ था, what was the exact time? जी विपिन, इस कहानी को समझने के लिए थोड़ा सा बैकग्राउंड दे दूंगा। मैं एक दिल्ली का लड़का हूँ, वेस्ट दिल्ली में मैं पैदा हुआ था टू अ कपल जिसमें माँ मेरी डॉक्टर थी और पिताजी मेरे एक एग्रीकल्चर साइंटिस्ट थे, गांव से आए थे। 6-7 बच्चों में सबसे बड़ी मेरी माँ नाना नानी की तरफ से, और 6-7 बच्चों में नंबर 2 पे मेरे पिताजी। बस एक सनक की पढ़ाई करनी चाहिए दोनों को। तो एक बहुत सीनियर गायनेकोलॉजिस्ट बनी और एक इंटरनेशनल लेवल के एग्रीकल्चर साइंटिस्ट बने। तो बचपन से एक ही चीज पढ़ाते थे वो हमें
क्योंकि वो अलग अलग सोशो इकोनॉमिक स्टेटस से थे, तो कभी समाज से जुड़ नहीं पा रहे थे, तो हमसे जुड़े थे बस हम दो भाइयों से। मेरे एक बड़े भाई हैं जो इंजीनियर हैं, और हमें बस उन्होंने एक ही बात बताई कि नॉलेज इज एवरीथिंग, पढ़ो पढ़ो और पढ़ो, एंड डू व्हाटएवर यू कैन इन लाइफ आउट ऑफ नॉलेज। इसको थोड़ा मैं आगे चल के फिर कभी कंटेक्स्ट में लाऊंगा कि इसमें कितना सच और कितना गलत निकला आगे चल के। मैं उस माइंडसेट से अब सीधा आता हूँ उस 29वें साल पे, जहां मैं अपनी MBBS ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज से कर चुका हूँ। MD भी खत्म हो गई है, अब मैं असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ और बहुत कामयाब हूँ, क्योंकि मेरी क्लास में स्कूल से कोई उस लेवल तक नहीं एजुकेशन में पहुंचा। मुझे याद है 6ठी क्लास में पहली जूनियर साइंस टैलेंट स्कॉलरशिप के बाद जब पिताजी ने मुझे मेरी समर वेकेशन के 50 रुपए दी, तब हफ्ते के 50 रुपए मिलते थे मुझे, जो बहुत ज़्यादा होते थे उस वक्त भी, 1975, and I told him I would not need it because I have enough saved from my scholarship. 8वीं क्लास में नेशनल साइंस टैलेंट, 10th में ओलंपियाड, 12th में उस वक्त हुआ करता था एक क्या कहते थे उसको, जो अखबार में नाम छपता है कि आप टॉपर में ये रहे हो, टॉपर में। मैं रानी तो मुझे आजकल वो बंद हो गया। तो वो सब हुआ करता था और ये सारे आदत सी पड़ गई थी कि नाम आना चाहिए उसमें, और मुझे लगता था कि यही अचीवमेंट होती है लाइफ की। होते होते एक पॉइंट आया जहाँ पे अब मैं ये सब करके बहुत कामयाब डॉक्टर बन गया हूँ, पर इस देश की विडंबना है कि कई बार तुम जब चाहते हो तो वहाँ पे तुम्हें वैसे काम मिलते नहीं है। मैं चाहता था कि मैं ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट में रुका रहूँ, रिसर्च करूँ, कुछ समझ सकूँ, मेडिकल साइंसेस को आगे बढ़ा सकूँ, पर वहाँ पे लिमिटेड टाइम होता है। आप जानते हैं ये ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस दिल्ली जो है उस वक्त इकलौता था, अब तो अनेकों खोले गए हैं। तो हम 35 लोग कुल होते थे, और तब भी मेरे वक्त में 81 में करीबन 75,000 स्टूडेंट्स ने अटेम्प्ट किया था। मैं चाहता था आगे रुकना, पर वो बॉटल नेक टाइट होती चली जाती, और आखिरकार 12 साल वहाँ रहने के बाद जो सो कॉल्ड परमानेंट सीट्स थी वो कुछ रिजर्व्ड कैटेगरीज का, जो हमारी एक विडंबना है इस देश की, तो मैं वहाँ आगे नहीं बढ़ पाया, और फिर मुझे कहा गया कि तुम जाओ और प्राइवेट प्रैक्टिस करो। अब तो 1 साल हो चुका था प्राइवेट प्रैक्टिस करते वक्त, और जिस इवेंट की तरफ आप इशारा कर रहे हैं वो एक आज हम उससे शुरू कर रहे हैं कॉन्वर्सेशन, पर शायद वही एक पार्ट है जो कि काश ना हुआ होता। मुझे खुद उसके बारे में जब पता चला तो दिसंबर था, मेरी आंख खुली, बहुत ठंड थी, और बहुत तेज लाइटें थी। यहाँ तो लाइट कुछ भी नहीं, इतनी तेज लाइटें, इतनी ज़्यादा बीप बीप की साउंड, वो जो ICU में होती, वो स्मेल स्पिरिट की और डिटॉल की, जो हमारे हॉस्पिटल्स का मैं यूज टू हो चुका था 12 सालों में, बहुत स्ट्रॉन्ग स्टेंच। और आंखें खोल के मैं चौंधियाँ रही, आंखें मुझे समझ में नहीं आ रहा इतनी रोशनी क्यों है। और तब पहली बार मुझे बताया गया कि ये जून नहीं है जिसका तुम सोच रहे हो, ये तो दिसंबर है। और मैं तब जाग रहा था पहली बार उस रोड एक्सीडेंट से जिसका आपने रेफरेंस दिया। हाँ, मैं इस देश का सेकेंड लॉन्गेस्ट रोड एक्सीडेंट कोमा सर्वाइवर हूँ। जब मैं जागा तो मेरे हाथ पैर बांधे गए थे पलंग के साथ, क्योंकि बताया जाता है मुझे कि 3-4 दिन पहले मैं बहुत छटपटाने लगा था। मैं निकालने की कोशिश करता था IV लाइंस, और नाक और मुंह से ट्यूब और चेस्ट से ट्यूब निकाल देता था, तो मुझे बांध दिया गया था तब। पहले कुछ मिनट की तो रियलाइजेशंस यही थी कि सारा बदन बहुत टूट रहा है। मेरी जबान गले पे बांधी गई थी, क्योंकि ये चेहरा मेरा नहीं है, ये मेरा लोअर जॉ नहीं है। नहीं है, मतलब ये खत्म हो गया था। दिस इज आर्टिफिशियल, दिस इज मेड ऑफ प्लास्टिक एंड स्टील। मेरी कलाई, मेरा कंधा नहीं है, मेरी राइट लेग उस वक्त नहीं थी। और इस पे मैं बात करना चाहूँगा कि क्या है ये जो हम डिस्कस कर सकते हैं आज।
और उस हालत में मैं एक एक्सपेरिमेंट की तरह, और जो कि बदनामी है उस वक्त थी भी ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट की, कि एक्सपेरिमेंट बहुत करते हैं, जो गया वहाँ पे उस पर एक्सपेरिमेंट होते हैं, पता तो होता नहीं पर कहते हैं ये भी ट्राई कर लो वो भी ट्राई कर लो। मैं आज शुक्रिया करना चाहूँगा उन हज़ारों डॉक्टरों के, उन लाखों घंटों का जो उन 10 साल में उन्होंने मुझे दी, जब मैं एक पेशेंट की तरह एडमिटेड रहा उस ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट में, जिसकी वजह से वो कई 100 फेल्ड एक्सपेरिमेंट्स के बाद एडमिटेड रहे। हाँ, मैं 9.5 साल एडमिटेड रहा ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट में। वो छुट्टी देते थे और 1-2 दिन के अंदर कभी जबड़ा लटक जाता था, कभी कोहनी बाहर निकल आती थी, कभी खुल जाता था कोई वूंड, कभी पस पड़ जाती थी कहीं, और मुझे फिर वापस जाके ऑपरेट होना पड़ता था। पर ठीक उस वक्त जब मैं जाग रहा था तो आई रियलाइज कि मैं बोल नहीं सकता हूँ, क्योंकि ज़बान तो बाहर निकली हुई है चेहरे से, खोपड़ी खुली हुई है, लेफ्ट शोल्डर गायब है मेरा, मेरी राइट कलाई कुचली हुई है और राइट लेग नहीं है। तो फिर मैं ना बोल सकता हूँ, ना लिख सकता हूँ, ना टॉयलेट तक जा सकता हूँ, तो कम्युनिकेशन तो ज़ीरो है मेरी। बट मेरी आंखों के खुलने से कुछ ऐसा सा लगा जैसे लोग खुश हैं, और फिर कोई चुपचाप कान में आके बता के जाता था कि तुम जयदीप हो, तुम मर लियो। मेरे को तो अपना नाम भी याद नहीं था उस वक्त। अच्छा, आपको कुछ याद नहीं था? कुछ भी याद नहीं था मुझे। जो मैं कुछ थोड़ा बहुत अभी बताऊंगा उस सो कॉल्ड रोड एक्सीडेंट के बारे में, वो मेरी नॉलेज से नहीं है, वो मेरे एक्सपीरियंस से नहीं है, आपको बताया वो मुझे बताया गया, मुझे नहीं मालूम है इसके बारे में कुछ भी, क्योंकि मैं बड़ा क्लियर हूँ कि जून की गर्मी है, मैं अपना क्लिनिक बंद करके सड़क पार कर रहा हूँ, सड़क की दूसरी तरफ मेरी वाइफ और मेरा बेटा और मेरी घर में काम करने वाली मेड सर्वेंट नैनी उस बच्चे की, वो एक गाड़ी में वेट कर रहे हैं, मैं सड़क पार कर रहा हूँ और मैं सड़क के बीच में खड़ा, तेज गर्मी, लू, वहां पे मैं धूल मट्टी जैसे दिल्ली में हो जाती गर्मियों में, जून का महीना है, एंड फिर आंख खुली और ठंड और बहुत तेज ये लाइट, और इतना ही याद है। हाँ, उसके बीच में कुछ भी नहीं है। तो उस दिसंबर में जागने के बाद मैं, ये 1993 की बात है, मेरा 30वां साल पूरा हुआ था उस वक्त, मैं 63 बॉर्न हूँ। सबसे पहला यही मेरे को एहसास हुआ कि एक सपना है और ये अभी मैं जाग जाऊंगा, तो जब जागूंगा तो ठीक ही है, इसमें तो क्या ऐसी बड़ी बात है, कई बार गंदे सपने आए हैं, और मैं महीनों तक उस सपने के खत्म होने का इंतजार कर रहा हूँ। ये दिसंबर में जब जागे उसके बाद? हाँ, अब मैं, क्योंकि बहुत इंटेंस पेन किलर्स पे रखा जाता था, तो मैं अक्सर बेहोश हो जाता था, और फिर उठता था तो मुझे लगता था सपना, अरे अभी भी चल रहा है, फिर मैं जानबूझ के आंखें बंद करके फिर जब बेहोश होता फिर जागता था, सोचता था। कई महीनों बाद मैंने रियलाइज किया ये सपना खत्म नहीं होगा, मैं एक नई रियलिटी में हूँ। लोगों ने मुझे बताया, फिर धीरे धीरे न्यूज़ ब्रेक करी कि परिवार के सदस्य सारे जो एक्सीडेंट के वक्त थे वो आज मेरे साथ तो नहीं है। और जब मैं कई एम्बुलेंस में डाल के जब मैं घर ले जाया गया, तो करीबन 9-10 महीने हो चुके थे एक्सीडेंट को। तो वो खंडर सा घर जहाँ पे मैं रहता था पहले, मकान मालिक ने बाहर एक नोटिस लगा दिया था कि किराया नहीं पे हुआ है, तो आप अंदर नहीं आ पाओगे। जब आपकी एम्बुलेंस पहुंची तो? हाँ, तो फिर कुछ वक्त के लिए अपने माँ बाप के पास में वापस शिफ्ट हुआ, और फिर किराया पे करके मैं उस घर में आया वापस। अपनी क्लिनिक में गया, वहाँ पे भी ऐसे ही नोटिस थे, वहाँ भी जाके क्लिनिक में अंदर परमिशन लेके कोर्ट की, फिर मैं जब अंदर पहुँचा तो सब जाले और सब कुछ खत्म हो चुका था जीवन का। प्रोफेशनली एक सर्टिफिकेट मुझे थमा दिया गया ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट से कि मैं 55% परमानेंट विकलांग हूँ। 55% परमानेंट, वो आज भी हूँ। अच्छा, आज भी हो? परमानेंट हूँ ना, वो बदला नहीं जा सकता। अब कहानी में अभी एक ट्विस्ट और आएगा आगे, मजेदार। तो अब न क्लिनिक, न परिवार, और न ही जेब में पैसे, न शरीर। वो जयदीप जो एक्सीडेंट में इन्वॉल्व हुआ था, मुझे याद है, was at the peak of his life. Peak of Everything. Peak of everything.
मुझे करीबन 14 महीने हुए थे अपनी क्लिनिक चलाते हुए, प्राइवेट प्रैक्टिस की, और आई वॉज अमंग द लीडिंग रेडियोलॉजिस्ट ऑफ साउथ दिल्ली, द फास्टेस्ट राइजिंग स्टार ऑन द होराइजन। मेरे प्रोफेसर्स एग्जाम्पल दिया करते थे, और मैं बगल में बैठा था ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट के, हौसखा से कॉलोनी है नज़दीक ही ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट के, और मुझे लगता था कि मैंने सब फतेह कर लिया है। और अगले ही सेकंड में जब मुझे ये समझाया जा रहा था कि उसमें से कुछ भी अब नहीं बचा है। आपके साथ एक्सीडेंट में कौन कौन इन्वॉल्व था आपके परिवार का, वो सब कहाँ गए? वाइफ को बहुत सारी चोटें लगी। मेरे साथ हैरानी की बात है कि जब हम यहाँ दिल्ली से निकले थे, सबको याद है कि मेरी वाइफ बैठी थी, पर एक्सीडेंट के इम्पैक्ट के टाइम्स जो हेड ऑन एक ट्रक के साथ हुआ था, पहाड़ों से उतरता वो ट्रक देहरादून मसूरी के लिए जाते वक्त हम मेरठ बाईपास से जा रहे थे, जो सिंगल लेन होता था उस वक्त। तो उतरते हुए ट्रक में ड्राइवर की आंख लग गई, क्योंकि वो रात भर ट्रक चलाता हुआ पहाड़ों से उतर रहा था। तो ही क्रॉस्ड ओवर टू माई साइड एंड हिट मी हेड ऑन। यू वर ड्राइविंग? आई वॉज ड्राइविंग। तो मेरी तरफ से वो ट्रक अंदर आया। मैं एक मारुति वैन चलाता था उस वक्त, जो मैं एम्बुलेंस की तरह यूज करता था क्लिनिक के लिए। मेरी बगल में जब हम यहाँ से निकले तो सब जिन लोगों ने हमें गुड बाय किया, तो मेरी बगल में मेरी वाइफ बैठी थी, पर एक्सीडेंट के इम्पैक्ट के वक्त द पर्सन हु डाइड वाज माय मदर इन लॉ सिटिंग नेक्स्ट टू मी। सो एक वो मिस्ट्री है, पर मेरे को लगता है शायद मेरे 1.25 साल के बच्चे को फीड करने के लिए, या क्योंकि बच्चे को तो आगे नहीं लाएंगे हम, तो शायद किसी पॉइंट पे हम रुके होंगे जहाँ वो उसको शिफ्ट किया गया कि वो माँ की गोद में पीछे चले जाए, और तब शायद मदर इन लॉ के आगे बैठी होंगी। मेड सर्वेंट पीछे डिक्की में एक गद्दा चद्दर डाल के वहाँ लेटी थी कि अगर बच्चा सोना चाहे तो उनको वहाँ पे सुला देंगे उनकी गोद में। और फादर इन लॉ मेरे पीछे बैठे थे। मदर इन लॉ डाइड ऑन द स्पॉट। द मेड सर्वेंट पास्ड अवे around 19 days after the accident in the hospital, All India Institute, जहाँ एक कमरे को भी मरीज अक्सर नहीं ले पाते हैं क्योंकि अवेलेबल ही नहीं होते वहाँ कमरे, भीड़ बहुत है मरीजों की। थैंक गॉड कि उस इंस्टीट्यूशन का हिस्सा होने की वजह से आधा फ्लोर प्राइवेट वार्ड का मेरे परिवार के लिए खाली किया गया, और हम सब उन कमरों में शिफ्ट करे गए एक ही फ्लोर पे, जहाँ बिल्कुल ब्लॉक कर दिया गया था कि कोई और नहीं आएगा हमारे परिवार के अलावा, क्योंकि सभी बहुत क्रिटिकली बीमार थे। एंड आई वॉज इन ICU फॉर वेरी लॉन्ग टाइम, बट धीरे धीरे ठीक हुए। मल्टीपल फ्रैक्चर्स ऑफ द पेल्विस एंड चेस्ट फॉर माई वाइफ। My 2-year-old son lost his left leg in that accident. Father-in-law again had multiple fractures. और 2, जैसे मैंने कहा, लेडीज तो चली ही गई। मदर इन लॉ ऑन द स्पॉट। एंड बहुत तकलीफ थी उस वक्त मुझे, और इतनी ऊंचाई से इतना नीचे तक आना, और बीच में तो लोगों के लिए शायद 6-8 महीने थे, मेरे लिए तो वो आंख का पलक का झपकना था। और मैं वहां से यहाँ आ गया था, और ये मुझे मंजूर नहीं था, क्योंकि मैं लड़ा था और जीता था हमेशा, और यहाँ से तो लड़ना भी नहीं मुझे पता था कैसे लड़ूं। मेरी कोई अंडरस्टैंडिंग ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, ह्यूमन एनाटमी, साइंस, टेक्नोलॉजी कुछ नहीं मुझे बता रहा था कि मैं यहाँ से बाहर कैसे निकलूँ। और जितना मैं रियलाइज करता था कि मैं कितना फंस चुका हूँ, उतना एक घमंडी जयदीप जो 6ठी क्लास में इस चीज के बारे में आज भी आपसे पहली बात शुरू करता है, कहता है कि मैंने बाप से पैसे नहीं लिए कभी, मैं तो सेल्फ मेड हूं, मैं तो अपनी पॉकेट मनी से। वो घमंडी जयदीप को इतना नीचे आने पर कितनी घबराहट हुई होगी। Why I'm creating this scenario for our audience is because, see, in the end, I want to tell you, life will throw things at you.
And if we all believe there is a God, there is a creator, because we are created, so there must be a creator. मेरी ये लॉजिक है, सिंपल है. मैं ज़्यादा स्पिरिचुअल इंसान नहीं हूँ, मैं रिलीजियस भी नहीं हूँ ज़्यादा, पर अगर कुछ बनाए तो किसी ने बनाया ही होगा. सिंपल सी बात है. अगर बनाने वाले ने बनाया है तो फिर मैं उसकी क्रिएशन हूँ, जैसे मैं अपने माँ बाप की क्रिएशन हूँ. हमारे बच्चे, हमें लगता कि हमारी क्रिएशन है ये तो, और हम उस अधिकार से बात भी करते हैं उनसे, और उनको चाहते भी हैं कि वो उसी तरह से उठे हैं, क्योंकि मेरी क्रिएशन दिखती है उसमें उठती हुई. तो अगर मैं भी क्रिएटेड हूँ और वही जिसको मैं कहता हूँ कि वो परम पिता या देवी माँ, अभी नवरात्रे खत्म हुए, तो मैं भी तो उन्हीं माँ पिता का बच्चा हूँ. और अगर वो इतना सक्षम है और इतना पावरफुल है, तो मेरे को ये यातना क्यों दे रहा है? कोई माँ बाप इतना थोड़ी टॉर्चर करता है अपने बच्चे. ये सब सवाल आपको उस समय ये बार बार आए, क्योंकि आगे के कुछ इवेंट बताऊं. विपिन, आप शायद न समझ पाए इस बात को कि उस वक्त मुझे इतनी परेशानी नहीं थी जितनी आगे चल के होती है लाइफ में, क्योंकि उस वक्त मैं बेहोश था और मैंने जिम्मेवारी नहीं ली. समय और दवाइयाँ, हाँ, लोग उसको एक्सीडेंट कहते हैं, तो उसमें जिम्मेवारी नहीं बनती किसी की. वो तो होना था, हो गया, एक्सीडेंट है. पर जीवन सिर्फ एक्सीडेंट से नहीं होता. समटाइम्स इट इज रिजल्ट ऑफ डायरेक्ट एक्शंस दैट यू टेक, एंड वहां भी जिम्मेवारी तुम्हारी बनती है, और वो बड़ी पेनफुल होती है. ये तो हो चुका था. खैर, मैं जागता हूं, मुझे घर ले जाया जाता है कुछ महीनों बाद, कुछ घंटों के लिए. और फिर हर बार, क्योंकि कहीं से ग्लास का स्प्लिंटर निकल आया, क्योंकि विंडस्क्रीन मेरे चेहरे पे फटी थी, तो सीने, चेस्ट और कंधों में सारे ग्लास के स्प्लिंटर्स गहराई तक थी, जो निकाले नहीं गए उस वक्त, क्योंकि दे वर नॉट लाइफ थ्रेटनिंग. स्टील की वायर से मेरा लोअर जबड़ा टुकड़ों में जोड़ दिया गया था मेरे अपर जबड़े के साथ, और चमड़ी नहीं थी उसके ऊपर. और कोशिश कर रहे थे कोई प्लास्टिक या स्टील या लगाने की, हाँ, एलॉय बना के या कुछ प्लास्टिक का कोई ऐसा स्ट्रक्चर बनाया जाए जिससे लोअर जॉ की शेप दी जा सके. ये खुला हुआ है सारा. खोपड़ी खुली हुई थी, कंधा गायब था, लात गायब थी, सब जगह ट्यूब लगी हुई थी, खाने के लिए, सांस के लिए, पेशाब के लिए. बिकॉज आई वुड नॉट टेक सॉलिड, सो आई वॉज नॉट डेफिकेटिंग. तो वो तो इशू नहीं था, पर पेट खुला हुआ था. एंड वो कोशिश करते थे, क्योंकि ये जानते हुए कि इसमें कुछ ज्यादा सक्सेस के चांसेस नहीं है, मेरे सामने नहीं बोला जाता था, पर ये तो चीजें हमें पहले ही सिखा दी गई थी, तो मुझे मालूम था ये क्या है. तो वहाँ लेटकर और ये सारी बातें सुनना, उन प्रोफेसर्स और टीचर्स के साथ जो हमें पढ़ाते थे, जिनसे हम घबराते थे कि हमसे गलती तो नहीं हो रही मरीज को हैंडल करते वक्त, अब उनको रियल टाइम दूसरी तरफ से खड़े होकर देखने का मौका मिल रहा था. और एज ए पेशेंट क्या फील होता है, पहली बार 12 साल यहाँ रहा और फिर 12 साल दूसरी तरफ उस फेंस के, तो देख पाया कि क्या स्किल थे उन टीचर्स के जिन्होंने हमें पढ़ाया. वाकई गुरु उससे बड़ा है. तब एहसास हुआ उन 12 सालों में, जब वो हर बार इंटरैक्ट करते थे, कि ये एस्पेक्ट भी होता है एक डॉक्टरी का. बट एज अ डॉक्टर आपके लिए प्रॉब्लम नहीं होती थी, क्योंकि आपको सारा पता है जी, जो हो रखा. एक टाइम में तो याददाश्त वापस आई और आपको रियलाइज हुआ कि ये जो मेरे साथ फिजिकली हो रखा है, इसका फ्यूचर है या नहीं है. हाँ, उस वक्त तो उन्होंने साफ मेरे चेहरे पे कहा कि नहीं है फ्यूचर. उन्होंने तो कहा, मगर आप भी तो MBBS हो, आपको भी तो पता होगा. हाँ, मुझे भी मालूम था कि नहीं है. आपको मालूम था? हाँ, तो आपके दिमाग में था कि नहीं है? बिल्कुल क्लियर था कि कोई संभावनाएं नहीं है यहाँ पे. अच्छा. क्योंकि पढ़े लिखे माँ बाप थे और सक्षम थे, तो वो बार बार यही बोलते थे कि आप पैसे ले लो, इस हालत में हम इसको घर नहीं ले जाएंगे, इसको यहीं रखो, आपको जो एक्सपेरिमेंट करना है हमसे मत पूछना, खर्चा है तो हम दे देंगे, इस हालत में तो घर ले जाकर हम क्या करेंगे, हमारे पास कुछ नहीं है इसके लिए, हमारे पास कोई फैसिलिटी नहीं, और ये दर्द हम घर में ले जाके नहीं हर रोज देख सकते. आप इसको रखिए, जितने लोग ड्यूटी पाएंगे हम भी आएंगे. वो आते थे, बैठते थे, बड़ा भाई, भाभी, पिता. माँ मेरी उस वक्त तक थोड़ा बीमार रहने लगी थी, वो कम आ पाती थी, शी वाज पैरालाइज्ड. तो आपको एज अ डॉक्टर, मेरा सवाल ये है, आपको एज अ डॉक्टर आप भी कन्विंस्ड बिल्कुल क्लियर था
कि कुछ नहीं हो सकता? कि यहाँ से वापस लौटने के तो कभी आपने ये नहीं बोला कि मेरे को खत्म कर दो? उन्होंने क्या करना था, 3 कोशिशें तो मेरी ही हैं। अच्छा, आपने कोशिश की? बिल्कुल करी। कैसे? वो दर्द मैं नहीं झेल सकता था। वो घर पे लौट के वो खाली खंडर को देखना मेरे बस की नहीं था। और लोग जा रहे थे, जब मैं जागा था तो उस खुशी में काफी लोग लौट के आए मुझे देखने के लिए, और मुझे उस वक्त शायद उतनी परेशानी नहीं थी। पर थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करूं, अगर साल भर जब निकल गया था इस एक्सीडेंट के बाद, तो वो सब लोग आना बंद हो चुके थे। अब मैं उसी पलंग पे बंधा हुआ पड़ा था। बहुत ज्यादा गर्दन हिलाता था तो मेरी राइट साइड पे खिड़की दिखती थी जिसपे कुछ कपड़े सूखते थे, और फिर वो हट जाते थे और फिर कुछ कपड़े सूखते थे। 6 महीना सर के ऊपर एक पंखा चलता था जो 6 महीना बंद हो जाता था। उससे ज्यादा मुझे कुछ दिखता नहीं था। टॉयलेट में कभी गया नहीं था। तो बस वहीं पड़े पड़े और सोचते रहना, और मैं इंतजार करता था कोई आके मुझे स्पॉन्ज देगा, क्योंकि अब बदबू आ रही है, पस पड़ चुकी है, खून बह रहा है जगह जगह से। ये चलता रहा सालों तक। और हर बार मुझे ले जाया जाता था कि हमने एक नया सोचा कि अब दांत ऐसे बना देंगे और जॉब ऐसे कर लेंगे, और कोशिश करते हैं चीक बोन को ऐसे ठीक कर लें। पर तब तक वो हमें ध्यान रखना पड़ेगा, नी में पस पड़ गई है और वो हीमोग्लोबिन गिरता जा रहा है, किडनी में थोड़े से अब इलेक्ट्रोलाइट बिगड़ गए हैं, हीमोग्लोबिन तो उठा नहीं पा रहे हैं, तो लंग फिर से लीक करने लगा, तो सांस नहीं चल रहा ठीक तरह से। तो आप जब बाकी डॉक्टर से लॉजिकल कॉन्वर्सेशन भी कभी की होगी? You would expect, no, I would not. नहीं, ये बोल, बिकॉज मेरे को कोई नेगेटिव कॉन्वर्सेशन में मजा नहीं आ रहा था। मेरे को मालूम था, मैं जब वो खड़े होकर बात करते थे कोशिश तो करते थे मुझसे अवॉइड करना, पर माँ बाप के चेहरों पे लिखा आता था जब वो अंदर आते थे। वो सब तो बॉम्बे से ट्रेंड तो वो किसी स्कूल ऑफ ड्रामेटिक्स के पढ़े हुए नहीं थे, तो वो उनके चेहरे पे सब लिखा था। और ये मैं खुद ही तो कर रहा था 12 सालों से। ये मरीज के रिश्तेदारों को पढ़ना, उनसे क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है, तो आपको पता ही था कि पता ही था क्या हो रहा है। ऐसा कुछ नहीं है कि मुझे, आपको ये पता था आपके साथ एक्सपेरिमेंट हो रहा है? जी। और एक्सपेरिमेंट की आज़ादी दी गई है, और मेरे प्यार करने वाले लोगों ने ये आज़ादी दी है उन्हें। और ये एक्सपेरिमेंट बड़ी शिद्दत से मेरे अपने कलीग्स, मेरे अपने सीनियर्स, मेरे टीचर्स, वो प्रोफेसर्स जो अगर शायद अमेरिका या किसी वेस्टर्न कंट्री में होते तो करोड़पति होते, वो हम जैसे ना समझ छोटे छोटे बच्चों को स्कूल से आने के बाद पढ़ा पढ़ा के डॉक्टर बना रहे थे, जो अपनी जिंदगी में बहुत कुछ कर सकते थे। वो ट्रू अर्नेस्ट में कोशिश कर रहे थे कि ये साइंस की तरक्कियां, ये नॉलेज, ये विजडम, ये टेक्नोलॉजी किसी तरह हमारे एक स्टूडेंट को वापस ले आए। और उनकी, आज मैं बैठा आप लोग से बात कर रहा हूं, या मैं अपनी गाड़ी चला के खुद आया हूं, या मैं एक जबरदस्त लाइफ जी रहा हूं, ये हजारों घंटों, कई 100 डॉक्टरों ने के एक्सपेरिमेंट, दसियों सालों तक बहुत कुछ किया है कि मैं आज ये बात कह पा रहा हूं। और आज मकसद मेरा बात करने का यही है कि ये हैं संभावनाएं। जब वो खुद लिख के अपने हाथ से देते कि यहां से संभावना खत्म हो जाती है, और उसके खिलाफ फिर भी काम करते हैं, दिस इज द ग्रेटनेस विच नो अदर लाइफ फॉर्म ऑन दिस अर्थ डज। ओनली द ब्रेवेस्ट ऑफ ह्यूमंस बीइंग डू दिस। तो टर्न अराउंड कहाँ हुआ जहां पे आप खड़े? टर्न अराउंड कहाँ था? हर छोटी छोटी सक्सेस को कि अरे आज इसने आंखें खोली रखी। मुझसे पूछा जाता था, बताओ आज कौन मिलने आया था सुबह, तो मैं भूल जाता था। तो कहते थे नहीं वो तो परसों आए थे, आज कौन आया था मिलने, तो मैं ब्लैंक हो जाता था। क्योंकि मेरी पास्ट मेमोरी बहुत अच्छी थी और धीरे धीरे वो आ रही थी। मेरी इमीडिएट मेमोरी खत्म हो गई थी। आप मेरे से अभी मिलके बाहर जाएंगे, वापस आएंगे, मुझे नहीं मालूम आप अभी आए थे, पिछली चल रही थी। हाँ, पर मुझे ये याद आने लगा था कि मैं किस स्कूल में पढ़ा हूँ, मेरे दोस्त कौन थे बचपन में। वो धीरे धीरे वापस आना शुरू हो रहा था, पर इमीडिएट बिल्कुल गायब थी। एंड दे वर डूइंग ऑल एक्सपेरिमेंट्स टू फाइंड आउट कि ये न्यूरोलॉजिकली क्या चल रहा है, साइकोलॉजिकली क्या चल रहा है, लंग्स में हवा कैसे भरनी दोबारा शुरू करेंगे, सर्कुलेशन कब ठीक होगा, किडनी फिल्ट्रेशन कब ठीक हो जाएगा। सब अलग अलग डिपार्टमेंट्स अलग अलग ढंग से मुझे देख रहे थे कि क्या ये जबान जब हम वापस अंदर रखेंगे तो क्या ये बोलने के लिए इस्तेमाल हो सकेगी फिर, क्योंकि ये तो अब बड़े महीनों सालों से गर्दन पे बांध के रखी हुई है हमने।
क्या ये खाने की नली फिर से खाना जाने देगी अंदर, कहीं ये कंस्ट्रिक्ट तो नहीं हो जाएगी, क्या सांस आएगा, क्या ये दांत, और दांत तो गिर ही जाते थे मेरे, हर कुछ एक महीनों में मेरे दांत फिर गिर जाते थे, तो फिर वो दोबारा एक जबड़ा, फिर दोबारा दांत, फिर कोई छेद बंद करना, कहीं कोहनी, कहीं कंधा, कहीं लात में पस पड़ जाती थी, उसको ठीक कर रहे हैं, और ये सब चलती रहती थी गेम। वहां तक कहाँ पे एक कंसेप्ट ऑफ पेन मेरे लिए खत्म हो गया था। मेरे से जब सवाल पूछा जाता था कहाँ पेन है, तो कुछ खास पता नहीं होता था मुझे पेन किधर है। पेन का कंसेप्ट एक गायब हुआ मेरे लिए बिल्कुल। टर्न अराउंड कोई ऐसा एक पॉइंट नहीं है ना विपिन, ऐसा पॉइंट नहीं है। पर पहली बार मैं टॉयलेट गया तो मैं व्हील चेयर पे था, वो था करीबन 3 साल बाद। बाय अबाउट 5th year end I went on crutches. अच्छा। By about the 7th year I could go with a walking stick. 7.5 years पे मैं walking stick से चलने लगा था। 93 की मिडिल में था ये, और 2000 के बाद ही था कि मैं पहली बार वॉकिंग इंडिपेंडेंटली इंडिपेंडेंट मैं टॉयलेट तक गया, और मैंने वहाँ खड़े होके जो भी मैं कर सकता था उस हालत में। पर दैट वाज अचीवमेंट, एवरीथिंग वाज एन अचीवमेंट। चम्मच पकड़ के पहली बार इस हाथ से मैंने खाना खाया, नहीं तो लेफ्ट से कोशिश करता था, कोशिश करी, पर वो कभी मैं सिखा नहीं पाया अपने लेफ्ट हैंड को, न लिखना न खाना खाना ढंग से। राइट ही वापस चाहिए था। राइट ही चाहिए था, और वो आया। और फिर वही लालच की, क्या मैं अल्ट्रासाउंड कर सकता हूँ, क्या मैं एक्सरे देख सकता हूँ, क्या मैं इंडिपेंडेंटली कभी प्रोफेशनली कामयाब होऊंगा। वो सितारा जो बड़े बड़े सपने देखता था कि मैं मुंबई का राजा वो क्या कभी दोबारा उठेगा। तो बड़ी लालच थी कि क्लिनिक मुझे ले जाओ, मैं अपनी मशीन ऑन करना चाहूँगा। लेके गए जब मेरे को, तो मैं नहीं ऑन कर पाया अपनी अल्ट्रासाउंड मशीन, जहाँ मैं ज़्यादातर वक्त बैठता था, 8-8 10-10 घंटे बैठा रहता था। ना मुझसे मशीन ऑन हुई, ना कोई स्विचेस याद थे, कैसे फीड करते हैं डेटा, कुछ भी। वही मशीन जो वो ऑब्सोलीट हो चुकी थी तब तक। अच्छा। जनरेशंस बदल जाती हैं, हमारे सेल फोन की, हमारी गाड़ियों की, सब चीज़ों की जनरेशंस बदल जाती हैं। तो उस मशीन की भी उम्र पूरी हो चुकी थी, पर मुझे वही खेलने के लिए दी गई कि ऑन करके दिखाओ, चलो करके दिखाओ। कुछ नहीं हो पा रहा था, और उसके साथ वो फ्रस्ट्रेशन का आना, वो डर का कि अब आगे फ्यूचर में क्या है। अचानक सड़क पे निकलता था तो बहुत सारी गाड़ियां, और कोई सामने से अगर मेरी तरफ आती हो तो मैं चीखने लगता था। मुझे आमतौर पे अगली सीट पे इसलिए बैठाते नहीं थे कि मैं बहुत। और आपको कभी वो मेमोरी वापस आई कि कैसे एक्सीडेंट हुआ? नहीं, वो नहीं आई, कुछ नहीं आई। जहां तक मैं अब याद कर पाता हूँ, मुझे रात का सोना याद है कि मैंने वो सड़क पार करी थी, और मैं जाके रात को अपने इन-लॉज के यहाँ रुका। वहाँ हमने खाना खाया है, और हम सो रहे हैं, और लेट कर हम सब लोग बात कर रहे हैं कि छोटे बच्चे को लेके, और हम जयपुर जा रहे थे, और उसमें बहस हो रही है कि इतनी गर्मी में 6 जून को तुम जयपुर जाओगे इतने छोटे बच्चे को लेके गोद में, कहीं पहाड़ों पे चले जाओ, थोड़ी ठंडी जगह जाओ, मत जाओ जयपुर। क्योंकि पीछे गार्ड को यही मालूम था, जब उसको बताया कि एक्सीडेंट हुआ है, जब मेरे पेरेंट्स को, जो कि दिल्ली में ही रह गए, उनको जब अगले दिन बताया गया कि एक्सीडेंट मसूरी मेरठ बाईपास पे हुआ है, तो उन्होंने कहा नहीं, वो जयपुर गया हुआ है, वो किसी और का होगा। सो हमने अनाउंस भी कर दिया था सबको कि हम जयपुर जा रहे हैं, पर कहीं रात को किसी डिस्कशन में हमने डिसाइड किया कि जून की गर्मी में बच्चे को बड़ी तकलीफ होगी, तो पहाड़ पे चलते हैं। 2 दिन तो हैं, जयपुर छोटी जगह है, ज़रा ज़्यादा मसूरी, देहरादून ठंडी, वहाँ होके आते हैं चलो। तो वो बदला गया था प्लान लास्ट मिनट में, जो मुझे याद नहीं था। मुझे वो डिस्कशन याद है हल्का फुल्का कि हम एक दरी पे बैठे, कश्मीरियों में नीचे ज़मीन पे बैठने का रहता है, मेरे इन-लॉज कश्मीरी थे, हम सब नीचे बैठे बातें कर रहे हैं, डिनर ख़त्म हुआ है, और डिस्कशन चल रहा है कि ये किसका बेवकूफ़ आइडिया कि जयपुर जाना है, हमें नहीं पहाड़ों की तरफ जाना चाहिए कल सुबह, और इसमें बहस चल रही है। बस इतना ही याद, वहाँ तक याद है, बस उससे पीछे का सब याद है, और आगे का मुझे अब याद है तो स्पोरेडिक कुछ चीज़ें याद हैं। तो लोग मुझे बताते हैं कि मैं जिन दिनों बेहोश था, तो मैंने बात करी थी कि जर्मनी ने अटैक कर दिया है और ये जो मेरे हाथ पे प्लास्टर बांधा हुआ है इसमें हीरे हैं, और ये जो
स्मार्ट सी लगती हुई लड़की डॉक्टर जो अंदर क्लिनिक में वो मेरे कमरे में आ रही है, एक्चुअली ये मेरी गर्लफ्रेंड है। ये सब मैंने बातें बोली हैं और ये सब मेरे हेलुसिनेशंस हैं ऑफ कोर्स, क्योंकि ये तो लोगों ने सुना है, ये तो डॉक्यूमेंटेड है। और हर इस बात को सुनने पे माँ बाप रोते हुए कमरे से बाहर भाग जाते थे, क्योंकि वो उस जयदीप को जानते थे जो क्लास में टीचर एक बार पढ़ाता था तो वो सबको बाद में आके खुद पढ़ा देता था। और आज उसको 1000 बार बताया जा रहा है और वो अजीब सी बातें कर रहा है। तो विशेष तौर पे फादर, क्योंकि वो सब काम छोड़ के मेरे साथ जुड़ गए थे उस वक्त। और मुझे हमेशा लगता था कि मेरे पिताजी मेरे पे ज्यादा ध्यान क्यों नहीं देते, बट दैट वाज बिकॉज ही वाज सो श्योर ये कर ले, इसको जरूरत नहीं है। पर जब जरूरत पड़ी तो सबसे आगे बढ़ के वही थे। उन्होंने, भाई ने, भाभी ने बहुत मदद करी, क्योंकि पिताजी काफी परेशान हो गए थे। तो भैया उस वक्त अचानक मैच्योर होके लीडर बने घर के और सब कुछ संभाला उन्होंने जी। तो खैर, ये तो रही पर्सनल फ्रंट पे बात। थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर, हाँ करो। मैं ठीक हो गया, 2000 आ गया, मैंने क्लिनिक चलानी शुरू करी, नई अल्ट्रासाउंड मशीन लगाई, नई क्लिनिक खोली, फिर से कामयाब हो गए, लो जी सक्सेसफुल। 2010-11वें साल में अब मैं 135 किलो का हूँ, वजन बढ़ गया मुझे डायबिटीज हो चुकी है। क्योंकि एक्सरसाइज नहीं हो पाता। हाँ, कुछ नहीं, मैं हिल ही नहीं सकता हूँ। तो मेरे को अक्सर लोग लाके, हाँ, रेडियोलॉजिस्ट के लिए ना बड़ा आसान होता है, किसी तरह कुर्सी में समा जाओ एक बार, तुम्हारे सामने वो काले सफेद पिक्चर्स आती जाएंगी, तुम बैठ के रिपोर्ट लिखते रहो, फोन पे बातें करते रहो, कंप्यूटर पे उंगलियां चलाते रहो, बस कामयाब होते जा रहे हो तुम। तो इस तरह की जीवन जीने में कामयाबी तो बड़ी आसानी से आती है, पर जो कीमत हो दी जा रही थी, 2005-06 तक मैं 135 किलो का था, डायबिटिक था, बहुत ज़्यादा हाई ब्लड प्रेशर था, स्पाइन में मेरी 3 डिस्क प्रोलैप्स हो चुके थे, तो अक्सर कमर में और लातों तक जाता हुआ पेन रहता था। और फिर आई दूसरी और ज़्यादा डरावनी इवेंट, 2007। मैंने सीटी स्कैन, एमआरआई सब लगा ली और मैं सबसे बड़ा डायग्नोस्टिक सेंटर, उस वक्त का गुड़गांव का सबसे बड़ा मॉडर्न सेंटर बना। अरे मॉडर्न सेंटर, क्योंकि मैंने सुपर कंडक्टर एमआरआई लगा दिया पहला, और मल्टी स्लाइस सीटी स्कैनर लगा दिया, पूरा इंडस्ट्री की तरह घर को बना दिया मैंने। और भाग भाग के दिन रात व्हील चेयर फटाफट किसी भी तरह चढ़ते हुए सीढ़ियाँ ऊपर नीचे लिफ्ट वगैरह करके किसी भी तरह पहुंच रहा हूँ। 24 घंटे काम करने की कोशिश कर रहा हूँ, ट्राइंग टू कैच अप। वो जो 10 साल निकल गए उसको पूरा करने में, और कामयाबी से कर रहा हूँ। और लोग कह रहे हैं क्या कर रहा है, बहुत कर लिया तूने, बहुत जबरदस्त, वाह वाह, लोग तालियां पीट रहे हैं और मैं आगे बढ़ रहा हूँ। और सब लोग आके रिबन कट रहे हैं कि चलो नया इनॉग्रेशन, चेन खोल रहा हूँ डायग्नोस्टिक सेंटर्स की, और 6ठा सेंटर मैंने खोला। अच्छा। और नाम भी बदल दिया, पहले मैं मेगालोमेनियक था, नाम था जयदीप डायग्नोस्टिक सेंटर, अब मैंने नाम कर दिया कंप्लीट डायग्नोस्टिक सेंटर। जो तुम्हें चाहिए सब मैं करूंगा, आ जाओ। पर एक सुबह सो के उठता हूं, अंधेरा अभी भी, मैं तो रेस्टेड लग रहा हूं, मेरे को तो लग रहा है मैं काफी देर तक सो के उठूं, पर अंधेरा है पूरा। फिर अचानक खटखड़ाने की आवाजें, जैसे किचन में बर्तन हो, जैसे लोग बात कर रहे हों। और इन नेक्स्ट मिनट और सो आई रियलाइज कि शायद मैं साफ देख नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि टीवी की आवाज आ रही है पर टीवी तो दिख नहीं रहा मुझे। एंड शायद रात है, तो मैं आवाज दे के बुलाता हूँ अपने सर्वेंट को कि लाइट जलाओ, तो ही से इसकी लाइट तो सर जल रही है, टीवी भी चल रहा है, एंड आई कांट सी माई हैंड्स। एंड रात को तो मैं सीटी स्कैन मशीन ऑफ करके आया हूँ कमरे में। आई वॉज रश टू द ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज अगेन। बेहतरीन आंखों का अस्पताल है वहाँ, आरपी सेंटर कहते हैं, राजेंद्र प्रसाद सेंटर फॉर ऑप्थेल्मिक साइंसेस, सबसे बड़ा अस्पताल एशिया का आंखों के लिए। और 1 घंटे में मेरी डायग्नोसिस होती कि आंखों के पीछे के हिस्से को रेटिना कहते हैं, आगे के हिस्से को जो ट्रांसपेरेंट है उसको कॉर्निया कहते हैं। तो मेरे रेटिना दोनों आंखों के फट गए हैं पूरी तरह से और ब्लीड हुआ है। रेटिना की रिपेयर एडल्टहुड पे पहुंचने के बाद नहीं होती,
अच्छा। मैं 44th ईयर में हूँ लाइफ के, और 21 ईयर्स के बाद रिपेयर कभी संभव नहीं है। उस वक्त मुझे सर्टिफिकेट दिया जा रहा है कि अब आपकी डिसेबिलिटी 100% पे पहुंच गई, क्योंकि आंखें भी गई। क्योंकि अब आंखें जा चुकी हैं। और एक रेडियोलॉजिस्ट आंखों के बिना इज जस्ट अ लंप ऑफ फ्लैश। मुझे और कुछ नहीं आता, मुझे इसके अलावा कुछ नहीं पता। मुझे दाल रोटी कमाना नहीं आता किसी तरह से। मुझे तो चाय का प्याला बनाना भी नहीं सीखा मैंने अभी तक। और सीख के भी अब क्या करूंगा, अब तो आंखें नहीं रही। और वो कह रहे हैं कि इसका कुछ ज्यादा नहीं कर पाएंगे जयदीप हम। और मैं गिड़गिड़ा रहा हूं, मैं अकेला रहता हूं घर में एक सर्वेंट के साथ। ये मत करो, जो करना है मुझे यहाँ रख लो और कर लो। पिछली बार आपने सालों तक रखा था, मैं ठीक होके गया था, मैं ठीक हो जाऊंगा। और वो कह रहे हैं नहीं, रेटिना नहीं ठीक होता। पर देन मे बी विपिन, फिर मैं ये क्या कर रहा हूं इस वक्त? वो 44वां साल था, आज 62वां मेरा साल खत्म हो रहा है। तो ये क्या हुआ 18 सालों में? और अब इस डिस्कशन में मैं बताना चाहूंगा कि क्या पॉसिबिलिटीज होती हैं जो दिखती नहीं है इंसान को कई बार। और ऐसे ऐसी जगह से जहां से खड़ा होकर बीच में इतना बड़ा पहाड़ होता है कि पीछे उगता हुआ सूरज भी नहीं दिख रहा होता, और पूरे अंधेरे में खड़े होके तुम्हें सिर्फ फेथ की रोशनी जगाए रखनी होती है। बस चढ़ना होता है उस पहाड़ को, क्योंकि दूसरी तरफ तुम मान के चलते हो कि कुछ मिलेगा। ज्ञान नहीं है तुम्हारे पास उसका, बस चलना है और दिख तो नहीं रहा कुछ। और सर्टिफिकेट आ रहे हैं धड़ाधड़, और ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज से सारे वो प्रोफेसर्स जो अगर यूएस में पैदा होते तो नोबेल लॉरेट्स होते, वो लिख के तुम्हें सर्टिफिकेट दे रहे हैं कि नहीं हो पाएगा भाई, इसके आगे कुछ नहीं। और ऐसे सर्टिफिकेट्स लेके मैं फिर वापस जब कॉरिडोर में लेटा हूँ उस रात को, और इसको YAG लेजर कहते हैं सर्जरी को, जिसमें स्पॉट वेल्डिंग की तरह चिपकाया जाता है वापस रेटिना को। ये भी एक एक्सपेरिमेंट था। नहीं, ये तो करा जाता है, पर उस लेवल पे कि जितने एक्सटेंसिव लेवल पे टेयर हुए थे मेरे, एक साथ नहीं किया जा सकता। और मैं गिड़गिड़ा दिया, और मैं उस प्रोफेसर के पैरों में बस आंसुओं से भर दिया मैंने कि आज ही कर दो जो करना है, मैं बार बार नहीं आ पाऊंगा। जो करना है, चाहे कितनी देर तक सर्जरी चले, सारी रिपेयर आज ही में कर दो। और उनसे मैंने वो कराया जो कि अनएथिकल, अनसाइंटिफिक, अनप्रोफेशनल, अगेंस्ट मेडिकल एडवाइस है, कि मैंने जिद करके उनसे वो करवाई सर्जरी जो नहीं पॉसिबल, और कर दी उन्होंने। और मैं ये बताऊंगा पब्लिकली तो वो उनके लिए मुश्किल हो जाएगी। और मैं वहां लेटा कॉरिडोर में, पहली बार जब ये फैकल्टी पूरी चली गई मेरी आंखों की, तो पहली बार कुछ दिखाई दिया मुझे। यहां से मैं बात करना चाहूंगा। मुझे तब तक लगता था कि मैं एक बहुत अच्छा बच्चा हूं, मुझे भगवान ने बनाया, पर मुझे अक्सर शक होता था कि अरे नहीं, भगवान नहीं, ये सब मैंने किया है। अच्छा, तब तक मुझे था, चाहे वो 10 साल की पीड़ा के बाद भी। बिल्कुल। वो बीच में ग्लिम्स के बाद में फिर एरोगेंस, फिर उसी हालत में पहुंच चुका था कि ये सब मेरे से कोई नहीं कैच कर पाएगा। अब तो मैंने स्पीड भी बढ़ा दी है, अभी भी मैं सबसे आगे हूं, मैं जहां जाता हूं मैं सबसे आगे हूं अभी भी। उस अंधकार में लेट के पहली बार मैंने उससे सवाल पूछा कि ये तूने मेरे साथ क्यों किया? अगर मैं अच्छा इंसान हूं, अच्छा बेटा हूं, अच्छा भाई हूं, अच्छा हस्बैंड, पिता, सब कुछ बनने की कोशिश करी, प्रोफेशनल डॉक्टर अच्छा हूं, मरीजों के लिए अच्छा इंसान हूं, माफ कर देता हूं लोगों की फीस, फ्री में इलाज करता हूं, देर तक बैठा रहता हूं कि बता तो अपनी तकलीफ बता, चल आज ही करूंगा, संडे को भी काम करूंगा, सब कुछ करता हूं, तो तूने मेरे साथ ये क्यों किया? अरे तेरी बनाई हुई पृथ्वी, तेरे बनाए हुए इंसानों के लिए ही कर रहा हूं ना मैं, फिर मुझे क्यों पनिशमेंट दे रहा है तू? क्योंकि कुछ और था नहीं मेरे पास, कुछ दिख तो रहा नहीं था। तो पहली बार उससे कॉन्वर्सेशन हुई इतनी गहराई में, जो कि मैं पहले नहीं कर पाया था कभी। पहले फिजिकल इंजरीज में मैं वाकई वहां नहीं था, मैं तो बेहोश था, और इस वक्त मैं पूरी तरह से होश में हूं, कुछ ज्यादा ही होश में था इसमें।
और ये क्वेश्चंस मुझे ज़्यादा हर्ट कर रहे थे इस वक्त, मुझे आंसर्स चाहिए थे इस वक्त। बहुत फास्ट फॉरवर्ड करूं तो मैं आंसर दे ही देता हूं, अभी दे दो। जो मैंने नहीं रियलाइज किया कि जो 1963 में पैदा हुआ था वो कोई डॉक्टर नहीं पैदा हुआ था, वो कोई साइंटिस्ट या बॉडी बिल्डर या ड्राइवर या टेनिस प्लेयर नहीं पैदा हुआ था, वो एक इंसान पैदा हुआ था। और जो एक चीज मैं नहीं सीख पाया कभी, इंसानियत। अगर एक टोस्टर भूल जाए कि उसको क्यों रखा गया है घर में, डबल रोटी गर्म करने के लिए या कील ठोकने के लिए, और वो कीलें ठोकने शुरू कर दे, शायद 2-4 ठोक भी दे, पर बड़ी जल्दी टूट फूट जाएगा ना। आज मैं टूटा फूटा पड़ा हूं। अगर अचानक किसी को भ्रम हो जाए फ्रिज को कि मैं टेलीविजन हूं, तो वो अपने आप को बर्बाद कर लेगा। अगर किसी को लगने लगे मैं गाड़ी हूं और वो सड़क पे टेलीविजन भागने लगे, तो कहां तक जाएगा, दूर। मैं बार बार गिरता था मुंह के बल और मुझे नहीं समझ में आता था क्यों। बड़ी सिंपल बात थी, मैं इंसानियत ही तो नहीं कर रहा था। उस मौके तक मैं अपनी जिंदगी में जो भी कर रहा था, दैट वाज ऑल अबाउट द बेनिफिट्स ऑफ ओनली जयदीप। वहां लेटे हुए कॉरिडोर में ये बहुत साफ सुनाई दे रहा था, तूने किसी के लिए कभी कुछ नहीं किया। ये गलत फहमी है तेरी कि तूने मेडिकल साइंसेस पढ़ी हैं तो तू किसी के लिए कुछ कर रहा है। मेरे दिमाग में तो यही चल रहा था, अगला सेंटर कब खोलूंगा, कहाँ खोलूंगा, कहाँ से मेरे को अवार्ड मिलेगा एक और, कहाँ से मेरे को कोई आके शाबाशी देगा कि यार कमाल कर दिया यार तूने। मुझे कहाँ थी वो समझ कि जो मैं कर रहा हूं वो इसलिए नहीं है कि मैं अगला नाम बड़ा कर सकूं या फैला सकूं अपनी प्रॉपर्टीज और अपनी एसेट्स को। इट वॉज ऑल अबाउट वॉट आई कैन डू फॉर अदर्स, विच इज वॉट रियली बीइंग इंसान इज। इंसान इंसानियत के लिए है, मानव मानवता के लिए है, मनुष्य मनुष्यता के लिए है। और वो मैं जीवन के 40 सालों तक समझ ही नहीं पाया था। और मैं वहां आके खड़ा हो गया और मुझे नहीं समझ में आ रहा था मेरे को पनिशमेंट क्यों मिल रही है, क्यों पनिश करे जा रहे हो, क्यों पनिश करे जा रहे हो। पहली बार एहसास हुआ। वापस फिर लौटा, करीबन 2 हफ्ते लगे कि थोड़ी बहुत रोशनी लौटनी शुरू हुई। पहली बार ग्रैटिट्यूड सीखा कि जितना मिला है वो ऑलरेडी ज्यादा है, पर्याप्त है जितना है, जरूरी नहीं है बहुत मिले, पर जो मिला है उसका करेगा क्या ये तो सोच। इस सांस का क्या करना है तूने, ये जो सांस आई अभी, हक नहीं है, पर मिला है तो कुछ वजह होगी। और बड़ी सिंपल है, बहुत सिंपल है। हर मशीन का एक फंक्शन है। मैं एक मशीन हूं, 40 साल से मशीन मेरे पास है, इंसानियत करनी है। पर वोल्टेज क्या होनी चाहिए इस मशीन की, तो वो पता चला कि वोल्टेज होती है खुशियां। एज लॉन्ग एज यू आर हैप्पी यू विल आउट परफॉर्म एनीबडी एल्स। क्योंकि एंजाइटी, टेंशन, डिप्रेशन, फियर, लस्ट, इन सब में तो तुम्हारी परफॉर्मेंस नीचे आएगी ना। हमेशा दादी ने गोद में बैठा के, नानी ने माथा चूम के, माँ ने पीठ थपथपा के यही तो कहा बेटा सदा खुश रहो, और खुश रहने से ही तो सब होता है। यहाँ एक सवाल पूछता हूँ। हाँ, आपने बोला कि वहां पढ़े आपको ये ध्यान आया कि मैं इंसानियत भूलता जा रहा हूँ, मैंने जो भी किया सिर्फ जयदीप सिर्फ किया, मैंने कभी किसी और के लिए कुछ भी नहीं किया, पर इसलिए आपको पनिश हुआ। ये आपकी रियलाइजेशन हुई, और ये रियलाइजेशन जो मैं समझ पा रहा हूँ आपको हेल्प करी आगे हाँ, बढ़ने में। मगर आपको नहीं लगता कि मैक्सिमम इंसान अपने लिए ही जी रहे होते हैं? एक मिथ दूर करता हूँ। एक दिन मैं एक लिफ्ट में जा रहा था और लिफ्ट में ऐसे ही आंख पड़ी मेरी, तो साइड में लिखा था अहम ब्रह्मास्मि। हर लेवल पे एक श्लोक आता था लिखा, हाँ, अहम ब्रह्मास्मि। तो एक जगह श्लोक आया अहम ब्रह्मास्मि, मतलब मैंने पूछा ये क्या है भाई, तो उन्होंने कहा यार इसका मतलब है कि मैंने ही क्रिएटर हूं, मैं ही ब्रह्मा हूं, मैंने ही बनाया। हाँ,
अच्छा मैंने ही बनाया है, तो हजारों सालों से यही बोल रहे हैं लोग मैंने ही बनाया है। तो पहली बार मैंने रियलाइज किया कि मैं हूं कौन। ये जो ब्रह्मांड है ना, ये जो पूरा यूनिवर्स है, ये मैंने ही बनाया है। ओ, ये मैंने बनाया मतलब मैं रचना और करने वाला हूं, तो जिम्मेवारी किसकी है इसकी? मेरी। तो मुझे ही ध्यान रखना है। और कब तक रखना है? हर सांस में रखना है, हमेशा रखना है। मेरा सवाल समझना, सवाल मेरा नहीं है। हाँ, 99% इंसान का यही सवाल होगा कि अपने को कोई नहीं कहेगा, मगर ये कहेगा कि भाई दुनिया में तो जितने भी लोग रह रहे हैं, जी रहे हैं, वो अपने लिए तो जी रहे हैं, वो कौन सा दूसरे को कोई फर्क डालने के लिए। मुझे इजाजत दी जाए इस पॉइंट पे सुनो तो सही कि मैं थोड़ा गहराई में उतरूं। तो। हाँ, उतर जाना, मगर इस बात का जवाब देना हाँ, कि लोग जो आपने जीवन बताया अपना कि आप मेरे को सर्टिफिकेट मिल जाए, मैं बेस्ट हो जाऊं, मैं आगे बढ़ जाऊं, ये भाई 99% लोग वैसे ही तो जी रहे हैं। करेक्ट। क्या वो वैसे पनिश हुए हैं जैसे आप हुए हो? आइए अब गहराई से बात हाँ जी, करो। और मैं जानता हूं मैं किससे बात कर रहा हूं, आप क्योंकि छोड़ो मेरे से आपके लिए बड़ी सरलता है। मैं चाहता हूं ऑडियंस भी जरा अब ध्यान से सुने मैं क्या कहने वाला। ये ऑडियंस का ही सवाल है जी। हम जो भी सवाल पूछ रहे हैं वो इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि हमारा मेंटल मेकअप ये सवाल जनरेट करके दे रहा है। करेक्ट। पर ये आउटपुट कैसे आई, ये क्वेश्चन कहां से आया? क्योंकि आपने कुछ सुना, किसी ने कुछ देखा, किसी ने कुछ पढ़ा, किसी ने कुछ महसूस किया। तो हम जो कुछ भी जानते हैं इस यूनिवर्स के बारे में, इस कमरे के बारे में, मेरी लाइफ के बारे में, मेरी नीचे खड़ी गाड़ी के बारे में, मेरे कपड़ों के बारे में, मेरे परिवार के बारे में, मेरे प्रोफेशन के बारे में, मेरे फाइनेंसेस के बारे में, जानता क्यों हूं मैं? सिर्फ इसीलिए क्योंकि या मैंने उसे देखा है, या सुना है, या टच किया है, या स्मेल किया है, या टेस्ट किया है। 5 इंद्रियों के अलावा हमारे पास कुछ और नहीं है। जो कुछ, चाहे वो पानीपत की लड़ाई हो या महाभारत हो, चाहे वो आने वाला मॉडर्न एज हो, सब कुछ जो मैं जानता हूं सिर्फ 5 इंद्रियों से ही तो लेता हूं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम हम सब की इस ब्रह्मांड में है कि हम इस 5 इंद्रियों से आने वाली इंफॉर्मेशन को सच बोलते हैं। ये सच नहीं है। मैं प्रूव करता हूं अब आपको ये बात। जो प्रॉब्लम है वो सच और झूठ वाली जो लड़ाई हम लड़ रहे हैं कि सबके साथ तो है। अरे सच एक ऐसी चीज है, द ट्रूथ विल नेवर बी नोन टू मैन। ह्यूमन इज नॉट डिजाइन टू नो द ट्रूथ। किसको? टेस्ट और स्मेल। कोविड आया था, टेस्ट और स्मेल सबके चले गए थे। जिन जिनको प्रॉब्लम हुई टेस्ट स्मेल नहीं था। अगर परसेंटेज में भी कम करूं और पूरे ब्रह्मांड को मैं कहूं कि नॉलेज 100% है और 2 मेरी इंद्रियां हटा दें और चलो फॉर द सेक ऑफ जस्ट इन एक्सपेरिमेंट मैं कहूंगा 60% रह गया, क्योंकि 40% तो 2 इंद्रियां बंद हो गई मेरी अब। तो आज का जो मेरा एक्सपीरियंस हो रहा है, क्योंकि मेरी टेस्ट स्मेल नहीं है, तो 60% रह गया। टेस्ट स्मेल कुड मीन अ लॉट। फ्रेंच है तो स्मेल ही सब कुछ है, टेस्ट है तो पंजाबी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, पर मैं आर्बिट्रेरली सबको 20% मान रहा हूं। मान लो उसके बाद सेंस ऑफ टच चले जाए। क्रिस्टोफर रीव्स था जो सुपरमैन बनते थे। करेक्ट। एक गर्दन की इंजरी हुई और शरीर के सारी महसूस करने की क्षमता जा चुकी है, व्हीलचेयर में बैठे हैं, जिसको वो भी नहीं ऑपरेट कर पा रहे, माइंड से मैनेज करते हैं। तो टच का भी कंपोनेंट किसी का जा सकता है, पर फिर भी उसे जीना पड़ेगा। थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं, हेलन कीलर, विजन चले गया, बच गया 20% सिर्फ। पर कहीं अगर सुनने की क्षमता भी चली जाए, या उल्टा रिवर्स कर लो, पहले सुनने की क्षमता गई, बाद में विजन भी चले गया। तो विपिन, आपके ज्ञान का तो मैं मोहताज हूं, आपको इतने सालों से जानता हूं। मैं विपिन से सवाल पूछता हूं, आपको क्या लगता है जब ये 5 इंद्रियां नहीं रह जाती, इनकी पावर क्षीण हो जाती है और उस कॉरिडोर में लेटे हुए जयदीप की सिर्फ विजन गई थी उस वक्त, तो क्या बच जाता है जब ये 5 इंद्रियां चली जाती हैं? मेरी से मत पूछो, मेरे लिए तो कहानी वहां से शुरू होती है। पहली बार इन 5 इंद्रियों के हटने से
इंसान को इसके पीछे छुपी हुई सच्चाई दिखाई देती है। हमारे ग्रंथों में बहुत साफ लिखा गया कि ये सब माया है, और इस माया को किसने क्रिएट किया? तूने क्रिएट किया। कैसे क्रिएट किया? 5 इंद्रियों से क्रिएट किया। एक बार 5 को ऑफ करके तो देख। ये प्रिटेंस तो बना ही रहेगा तुम्हारे सामने जब तक इन 5 इंद्रियों को हटने नहीं दोगे। तुम कैसे सच्चाई से मिलोगे? जिसको हम सनराइज करके आज अखबार में टाइम छाप देते हैं 6:40, अरे वो भी अर्थ का रोटेशन है यार। सन कहाँ हिला अपनी जगह से? ये भी एक भ्रम है जिसमें हम जीते हैं कि सनराइज सनसेट होता है। जिस म्यूजिक को मैं कर्नाटिक म्यूजिक को शायद कहूं कि बड़ा बोरिंग है, शायद किसी ने अपना पूरा जीवन दे दिया उसमें, बीवी बच्चों को छोड़ के जंगलों में जाके वो ये कर्नाटक म्यूजिक बजाता रहा, क्योंकि उसके लिए यही सब कुछ था। पर एक माइकल जैक्सन सुन रहा था और तीसरा तो साइलेंस में बैठा था। तो कौन सी साउंड अच्छी थी फिर? किस टेस्ट को, किस स्मेल को, किस टच को? गर्मी या सर्दी? मैं इसको, ये 5 इंद्रियां तो भ्रम कर रहे हैं। अब मैं अपने सवाल को उल्टा बोलूं तो जो सवाल सब लोग मुझसे ये पूछ रहे हैं कि सबके लिए तो ये ऐसा है, वो अपनी 5 इंद्रियों से ही तो ऑपरेट कर रहे हैं। इस पे क्या भरोसा करूं मैं? इसको हटाना पड़ेगा, तब इस सवाल का जवाब मिलता है कि सबको लगता है कि कामयाबी तो यही होती है कि पैसे हैं, शोहरत है, नाम है, तुम वहां पहुंच गए हो। कभी उससे पूछो कि चोटी पे पहुंच के अकेलापन कितना महसूस होता है। मेरे को जो समझ में आना जयदीप, मैं इसको अपने ही सवाल को, जैसे आपने आंसर किया, मैं इसको उल्टा लेके जाता हूं। मुझे ऐसे लगता है, और आपकी स्टोरी से अभी तक जो मुझे समझ में आया, मेरा सवाल था कि बहुत मैक्सिमम दुनिया ऐसे ही जी रही है, तो उनको ये पनिशमेंट थोड़ी ना मिलती है जो आपको मिली। मेरा सवाल था, सुनना जरा ध्यान से, इसका जवाब जो मुझे सुनाई दे रहा है आपकी बात में, वो ये है कि जिसको मैं पनिशमेंट कह रहा हूं वो पनिशमेंट नहीं है। बिल्कुल, वो आपको एक मौका मिला अपनी 5 इंद्रियों से आगे निकल के ये रियलाइजेशन होने का, और जो लोग वो कंटिन्यू करते जा रहे हैं उनकी पनिशमेंट ही ये है कि वो 5 इंद्रियों में फंसे हैं। हर ग्रंथ में लिखा है। मेरे को ग्रंथ नहीं पता, मगर मुझे आपकी बात में और मैं इसका एक उदाहरण से समझाता हूं, एक और छोटा सा सिंपल। डायमंड, one of the very precious things on this planet Earth, is actually just a carbon particle. Correct? Just a few carbon particles which got together. It would take thousands of years of thousands of pounds of pressure in darkness, in depth, in absolute adverse situations, in extreme temperatures and pressure to be put together. Just carbon, राख, कोयला, सबसे बेकार चीज, वो जब दबा रहेगा, जब यातनाएं झेलेगा, प्रेशर झेलेगा, परेशानियां झेलेगा, करोड़ों सालों तक दबा रहेगा, डायमंड में बदल जाता है। क्या प्रॉब्लम है अगर परेशानी आ रही है? मैं आज अपने आप को MBBS MD कहता हूं, लोग इसलिए मेरे क्लिनिक में आके मेरे से इलाज कराना चाहते हैं। करेक्ट। पर उन 12-15 सालों में जब मैंने पढ़ाई करी, क्या मेरा जीवन कुछ जीने लायक था? एक शाप नहीं था क्या वो, कि रात को 3 बजे उठ के भी जब बुखार हो रहा है तो भी तुम बैठ के खुद पढ़ रहे हो कि ये चैप्टर सुबह तक पढ़ के जाना है मुझे, कि मेरा एग्जाम आ रहा है परसों, कि मुझे ये अभी तक मेरी थीसिस तैयार नहीं हुई है, सब बच्चे खेलने चले गए, मेरे यार दोस्त मुझे बुला रहे हैं कि तेरे जन्मदिन को मनाने हम आए, और मैं कह रहा हूँ भागो भागो यहाँ से, मेरे पास टाइम नहीं है। जब बीवी बच्चे कह रहे थे कि चलो मूवी देखने चलते हैं, तो मैं उन्हें कह देता तुम चले जाओ, मेरे को तो अभी 6 पेशेंट और अटेंड करने हैं। उसने मौका दिया मुझे, और जब उसे लगा कि मैं इस लायक हूं कि मैं इस प्रेशर से बाहर आ रहा हूं, फिर उसने फिर प्रेशर से दबाया। थोड़ा और बाकी है, थोड़ा बाकी है अभी, और बढ़ाता हूं और असहनीय कर देता हूं प्रेशर, क्योंकि तेरे पास लाइफ अनलिमिटेड नहीं होगी, और कुछ काम रह गए अभी यहां पे जो तेरे माध्यम से मुझे पूरे करने हैं। I am the chosen identified one and I have a problem in that.
मैं जब तक एक मरीज बन के नहीं गया, मुझे नहीं मरीज के दर्द का एहसास था। मैंने जब खोए नहीं सब, तो मुझे नहीं मालूम था खोना क्या होता है। मेरे लिए सब पाना था तब तक, सब अचीवमेंट्स थी, सब खुशियां थी, सब सेलिब्रेशंस थे। पर जो सामने आके बैठता था वो तो प्रॉब्लम में था, उसके लिए तो कैंसर हो चुका है, फैल चुका है सब जगह, बच्चे के अंदर डेथ हो चुकी है, या पैदा ही नहीं हो रहा है, इनफर्टिलिटी है, या अचानक हड्डी टूट गई और जुड़ नहीं पा रही है, या किडनीज फेल हो रही हैं, या टीबी क्योर ही नहीं हो पा रही है। मुझे उनसे डील करना है। उनकी तकलीफें अगर मैं अपने अंदर एहसास नहीं कर पा रहा हूं तो मैं क्या सोल्यूशन ढूंढूंगा? मेरे लिए तो एक थ्योरी है, मेरे लिए तो देखी हुई एक पिक्चर है, मैं उसको जी नहीं पा रहा हूं अगर, तो वो मेरे को मौका दे रहा है ना। गलत कहाँ कर रहा है वो? जदीप, ये सारे पेन से और ये सारी लाइफ से आपके जो आज आप ट्रीटमेंट देते हो, हाँ, उसके बाद कई साल से 15 साल से आप ट्रीटमेंट देते हो, हाँ। उस पे क्या फर्क आया? जो मैं देता हूं, हाँ, तो सबसे पहले आपने एक मेरे प्रोजेक्ट के बारे में बात करी, हेल्थ एक्सपीरियंस एट द स्पीड ऑफ लाइट। तो सबसे पहली मेरी कमिटमेंट आई कि अगर कोई परेशान है, कोई बीमार है, तो क्या चाहता है वो? इंस्टेंट इलाज। हेल्थ शुड बी एक्सपीरियंस एट द स्पीड ऑफ लाइट, HEAL, हील, हेल्थ एक्सपीरियंस एट द स्पीड ऑफ लाइट। मैंने कंपनी बनाई, पिताजी को रिक्वेस्ट करी, ही बिकेम द डायरेक्टर इन दैट कंपनी। ही सेड, वाह बेटा। वो बाप जिसने कभी आशीर्वाद नहीं दिया, पॉकेट मनी नहीं दी, सिर्फ रोया चुपचाप खड़े होकर दरवाजे पे, जब मैं अस्पताल में अंदर लेटा हुआ था महीनों तक, उसने गले लगा के मुझे कहा, हर मीटिंग में मुझे बुलाना, ये मैं करना चाहूंगा, इसमें मैं जुड़ना चाहूंगा तेरे साथ, इसमें तू लीडर बन जा, मैं इस कंपनी का हिस्सा बनना चाहूंगा। एवरी ह्यूमन बीइंग वांट्स टू एक्सपीरियंस हेल्थ, हीलिंग, हैप्पीनेस एट द स्पीड ऑफ लाइट। हमारे पास इतना इनडेफिनेट वक्त नहीं है इस प्लेनेट पे कि हम इंतजार करें कि 10वें साल में ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट का एक खुद प्रोफेसर इतनी तकलीफों में से निकल के तब उसके रिलेटिव्स को पहली बार कहा जाए, हाँ ये शायद टॉयलेट जाएगा, हाँ शायद ये खड़े होके अपने आप चल के 10 कदम दिखाएगा आपको आज। ये पहले दिन क्यों नहीं कह दिया था मेरे पिताजी को, मेरी बीवी को ये शुरू में क्यों नहीं कह दिया था कि ये ठीक रहेगा हमेशा? हम गारंटी करते हैं। कितनी तकलीफें झेलता वो रिश्तेदार जिसको पता ही नहीं होता कि ये किडनी फेलियर से बचेगा या नहीं, और हर बार कहना कि ये। और एक तीसरा छोटा सा बता देता हूं, 2018 आया, सर्दियां थी और मेरी आवाज, खांसी जुकाम अक्सर हो जाता हम लोगों को, मेरे को भी हुआ, नहीं बोल पा रहा था ढंग से। मेरे को लेके गए नजदीकी अस्पताल में, गुड़गांव में मैं गया, एक डॉक्टर को मिला, ENT के, मेरे सीनियर थे। उन्होंने देखा, उन्होंने कहा, देख जयदीप, कुछ ग्रोथ लग रही है तेरे वोकल कॉर्ड पे, और शाम की गई बायोप्सी में पता चला कि कैंसर हो गया है। और उन्होंने कहा कि जयदीप ये तो मेरे को ठीक नहीं लग रहा मामला। और मैंने कहा, सर रात को ऑपरेट कर पाओगे? कहते हैं हाँ। मैंने कहा, मेरे पास इतना टाइम नहीं, मुझे नहीं मालूम, पर मुझे अभी सोल्यूशन चाहिए। तो उन्होंने कहा, अगर तू तैयार है तो मैं करूंगा। और उस रात को ऑपरेट करके मेरी वोकल कॉर्ड जब हटाई जा रही थी, तो साथ में मुझे कह रहे थे कि अब तू बोल नहीं पाएगा। अच्छा, 2018 में? मुझे वही दिन याद आया, कॉरिडोर में पड़ा हुआ ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट का, कि अब तू कभी देख नहीं पाएगा। अब इस बार हो गया, बोल नहीं पाएगा। वही याद आ रहा था जो 1997 में कहा था कि तू अब कभी चल नहीं पाएगा। दिस टाइम आई वॉज थ्रिल्ड कि अब तो कुछ और ही होगा। वो नेक्स्ट लेवल ले जा रहा है मुझे। मैंने दूसरी क्लास में भी पढ़ाई करी थी, 5वीं में भी, 7वीं में भी, 10वीं में भी, 12वीं में भी, MBBS में भी, MD में भी। एग्जाम टफ होते चले गए, हर बार लगता था इस बार निकल गया तो प्रसाद चढ़ाऊंगा, मर जाऊंगा नहीं तो मैं कैसे अब इसके पार जाऊं। एग्जाम रुके कहाँ थे। हर बार लौट के आता था तो एक बेहतर जयदीप को लाता था। क्या एग्जाम वही हैं जो हम स्कूल और कॉलेजेस में देते हैं? ना। क्या ये चैलेंजेस जो हम हर बार फेस कर रहे हैं, क्या ये हमारा नेक्स्ट लेवल हमसे नहीं मिलवा देते? Breakdowns are so amazing because you will either survive it or not. If you don't, how does it matter? But if you survive it, जो निकल के बाहर आएगा वो तो चमकता हुआ हीरा होगा, क्योंकि करोड़ों
साल उस मिलियन टन प्रेशर के नीचे जब वो निकल के आता है तो वहां उसको छोड़ता नहीं है, जिसके हाथ आता है वो उसको छीलता और काटता है, काटता और छीलता रहता है जब तक वो चमकने ना लगे, क्योंकि उससे पहले वो पत्थर ही कहलाता है। तो आपकी आवाज कितनी देर में वापस आ गई? अराउंड 3 वीक्स। और फिर उसने कहा आवाजें निकाल। तो मैंने कहा अगर 58 साल का बूढ़ा आदमी अचानक आवाजें निकालने लगे, जिसके हेड इंजरी हो चुकी हैं, जिसको डायबिटीज और ये और वो और सारे एलिगेशंस लग चुके हैं, तो लोग कहेंगे साला सठिया गया ये तो, फाइनली इट गॉट टू हिज ब्रेन, ये रात के 2 बजे आवाजें निकाल रहा है बैठ के, बेडरूम से इसकी आवाजें आती हैं अजीब अजीब। तो मुझे समझ में नहीं आया इसका क्या सोल्यूशन ढूंढूं। आपने गाना गाना तो मैंने गाना गाना शुरू किया कि उसमें तो तरह तरह की आवाजें निकाल सकता हूँ मैं, तो लता मंगेशकर से लेके बच्चे की आवाज से लेके किशोर कुमार से मन्ना डे की आवाज में मैं कुछ भी गाऊं। गाना तो अलाउड है मेरे देश में, गाना खूब गाया जाता है। वहां से गाना शुरू कर दिया? वहां से मैंने गाना शुरू किया। गा के दिखाओ जरा। इस पॉडकास्ट के एंड में गाना जरूर ला रहा हूँ मैं। यही गा दो। हाँ, तो अगर दिया जाए तो वो हो जाए, एक हाँ दो ना। फोन दिया जाए मुझे। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। को बैठा दे गया। माना अपनी जेब से फकीर हैं, फिर भी यारो दिल के हम अमीर हैं। माना अपनी जेब से फकीर हैं, फिर भी यारो दिल के हम अमीर हैं। मिटे जो प्यार के लिए वो जिंदगी, जले बाहर के लिए वो जिंदगी, किसी को हो ना हो हमें तो एतबार, जीना इसी का नाम है। सिग्नल है वो। जी। तो ये तो आपकी आवाज है नहीं। क्योंकि डॉक्टर ने कहा था कि बात सही है। नहीं रहेगी। अब अगर सच्चाई में देखा जाए तो कुछ भी तो मेरा नहीं है। जहां से मैं शुरू हुआ था, जहां मैं जा रहा हूं, जो आज हो रहा है, आई एम टोटली अवेयर, इसमें मेरा कुछ नहीं है। उसको कुछ कराना है, उसको यहाँ होना है, मैं एक माध्यम हूं, जब ये होगा तब ये होगा, उसको करना है, मैं करने दूंगा, हो जाएगा। और नहीं हुआ तो उसने नहीं चाहा, और हो गया तो उसने चाहा। एक सवाल पूछता हूँ जयदीप। हाँ, आपने इतना सब कुछ देखा लाइफ में, और आपने बहुत सारे और लोगों को भी देखा हो जी, रोज इंटरेक्ट करते हैं। डॉक्टर है जी, डॉक्टर हैं तो आपका काम ही है पब्लिक डीलिंग। तो बहुत सारे लोग आते होंगे, अपनी पेन शेयर करते होंगे, प्रॉब्लम शेयर करते होंगे, और जिस तरह के आप हैं, जितना मैं आपको जानता हूँ, बहुत और कुछ भी शेयर करते होंगे। तो आपको लगता है कि लोगों को ये जो रियलाइजेशन, सेल्फ रियलाइजेशन होती है कि दूसरों के बारे में भी सोचना है, अहम छोड़ना है, माया छोड़नी है, जो सब कुछ छोड़ना है, वो एक पेन और सफरिंग के बाद ही होता है या उसके बगैर भी? वो एक पॉडकास्ट के बाद हो सकता है, इसलिए मैं ये पॉडकास्ट चलो वो पॉडकास्ट तो मैं वाकई चाहता हूँ हाँ। कि न जाना पड़े उस रास्ते से होके सबको। हाँ हाँ। सीखा तो सबने कैलकुलस भी होगा, किसी ने स्पेस साइंस सीखा होगा, किसी ने अलजेब्रा, किसी ने कुछ, पर उन हजारों सालों में उसको रिफाइन कर कर करके अब उसको 4 किताबों में करके छोटा सा हम 6 सालों में बच्चों को दे देते हैं। पर क्या वो उतना ही है? क्या वो लाखों सालों की सफरिंग उन लोगों की नहीं है जिन्होंने तपस्याएं करी, और वो किताब क्या पहले ही दिन छप गई थी क्या? ना,
उन लाखों सालों की वो जर्नी, जिसके बाद वो एक पतली सी किताब की शेप में आज एक टीचर 30 बच्चों को पढ़ा देता है और अगले दिन तक उनको समझ में भी आ जाता है। उस रिसर्च के पीछे कितनी कत्लेआम हुए, कितनी परेशानियां हुई, कितनी तकलीफें हुई। मुझे ये पॉडकास्ट दिखाई देता है जहां से आज से समाज बदलना शुरू होगा। मैं उस ध्यान से इसको बनाना चाहता हूं, मैं उस ध्यान से इसको अपनी पूरे श्रद्धा से उस समाज में लाना चाहता हूं जहां शायद आखिरी मौका हो अभी है। क्योंकि जिस तरह से लड़ाइयां चल रही हैं इस धरती पे इस वक्त, जिस तरह से मैं और मेरा और यहाँ तक लैंड मेरी और ये मेरे खनिज और ये मेरे स्पेस और ये मेरे पैसे और ये मेरा डॉलर और ये तेरा सोना, और हम जिस तरह से खत्म करने चले हैं, इंसानियत इस कि ये भी तेरा, ये भी तेरा, ये भी तेरे लिए, ये भी तेरे लिए। नानक ने कभी बोला था तेरा सब तेरा सब तेरा, क्योंकि दूसरी तरफ से मुगल लड़ते हुए आ रहे थे उस वक्त इंडिया में, जब नानक की समझाते हुए सबको सब तेरा समझाते हुए पूरे भारतवर्ष में घूम रहा था। वहां पे जब भी अटैक्स आए भारत पे, उनके डाउनलाइंस ने एक ऐसी कौम की रचना करी जिसको सिख कहते हैं, जिसका असल मतलब होता है सीखना। सिख जा काका हुनते सिख ले। क्या हम सीख पाए हैं अभी तक? और कब सीखेंगे? और अगर इस पॉडकास्ट से ही सीख सकते हैं तो यही तरीका यार, मॉडर्न तरीका, ये भी ठीक है। जरूरी थोड़ी कि हमने उसी ढंग से सीखना है जैसे वो पत्थर पे तोड़ तोड़ के लिख रहे थे हम और पेंटिंग बना रहे थे केव में। आज अगर ये इतने आसान तरीके हैं तो क्यों ना इस आसान तरीके से सीखा जाए, क्यों ना ये बात फैलाई जाए, क्यों ना हम बच्चों को बोलें, क्यों ना हम ऐसे पॉडकास्ट में ऐसे गाने गाएं, ऐसे प्यार से रहें। बीइंग ह्यूमन जिसके बारे में मैंने बात करी थी, बीइंग ह्यूमन इज ऑल अबाउट सफरिंग्स ऑफ द अदर पर्सन। डू यू हैव इनफ सिंपैथी, सह अनुभूति, सेम एक्सपीरियंस? जब मेरे क्लिनिक में एक मरीज आके कहता है कि बहुत दर्द हो रहा है डॉक्टर साहब, बच्चे का ना बुखार ही नहीं टूट रहा, ये तो दौरे पड़ रहे मेरे हस्बैंड को, ये तो खांसी नहीं ठीक हो रही, ये तो 20 किलो वजन कम हो गया मेरी बेटी का, ये तो ईसीजी में बदलाव आने लगे हैं इनके, ये तो मेरी किडनी फेल बता रहे हैं लोग, मुझे तो नई किडनी चाहिए होगी, ये तो मेरी हर मेडिकल प्रॉब्लम में मुझे मौका दिया ना, और बार बार मेरे सामने लाके खड़ा किया ना, और कहीं मैं उलझ ना जाऊं कि बीवी के लिए 9 लाख लाना है और बेटी की शादी करानी है और बेटे का बिजनेस बना के उसको बढ़िया सा देना है। हटाया ना सब कि तू इसके लिए नहीं आया, सुन तू इसके लिए नहीं आया, रुक रुक तू फिर फंस रहा है, अच्छा ले हटाता, चल अब दिखा, अब दिखा, नहीं दिखा, अब दिखा, मारूंगा एक थप्पड़ और, अब सुनाई दिया, अभी भी नहीं दे रहा। अरे तुझे कुछ करना है भाई, तू कुछ करने आया जयदीप, जाग उठ, टाइम खत्म हो रहा है। अर्जुन को जरूरी नहीं था कि वो कुरुक्षेत्र ले जाता, वो ऑस्ट्रेलिया के बॉन्डी बीच पे ले जाके पीना कोलाडा पिलाता, पर जरूरी था कि अर्जुन की वो ट्रेनिंग करी जाए जहां उसे लगे अरे मैं मर जाऊंगा यार, ये मेरे से नहीं होगा, भगवान तुम ही बचाओ, मेरे बस की नहीं है, ये तो तीनों लोग मेरे खत्म हो रहे हैं, ये भाई है, ये बाप है, ये टीचर है, ये दादा है, ये मेरे बस की नहीं है भाई, मेरे से नहीं होगा, तू ही कर ले। फिर वो कहता यार तुम मुझे बता रहे तेरे बस की क्या है, मुझे मत बताइए, देख मैं मुंह खोल रहा हूं ना, तुझे दिख रहा है सब, मेरा काम है, तूने नहीं ध्यान दिया, तू पीछे बैठा रथ पे अपने धनुष के साथ खेल रहा है, ये रथ चला के यहां लाया कौन है? तू। अरे मैं जानता हूं ना तुझे कहां ले जाना है। मेरे जीवन में जो उसने करना था उसने किया, क्योंकि रथ तो वो चला रहा है ना, मैं कहां उसको जज कर रहा हूं मैं कि ये एक्सपीरियंस मुझे नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए, यहाँ तीरों के बीच में नहीं, वहां गड्ढे में नहीं, अरे भाई नहीं, जरा वो भाले वाले वहां खड़े, यहाँ हाथी खड़ा, यहां से नहीं। उसने चलाना है मेरा रथ, मैं उसको ढूंढ रहा हूं कि फॉल्ट कहां है उसके, मेरे को जीवन देने में फॉल्ट ढूंढ रहा हूं मैं उसके। मुझे धनुष उठाना है और उस सिचुएशन में जो बेस्ट कर सकता हूं वो करना है। मुश्किल होगा, हाँ होगा ना, टाइम कहां बचा है,
वो चाहता है कि उसके बनाए हुए संसार को किसी मेरे एक्शन से हल्का फुल्का बचाया जा सके। जब मुझे विपिन फोन करके कहते हैं कि तू अपनी क्लिनिक छोड़ और यहां आ, वो विपिन नहीं कह रहा है, विपिन के माध्यम से कहलवाया जा रहा है वो मेरा काम कर, जा मेरा काम कर। वो बहुत परेशानियां हैं, ये लोग उलझ रहे हैं छोटी छोटी बातों में कि आज मेरी पसंद का खाना नहीं बना, आज तो क्रिकेट मैच के बीच में लाइट चली गई, मेरा तो आज तो गाड़ी में पेट्रोल खत्म हो गया सड़क के किनारे, आज तो जी बरसात ज्यादा हो गई, बेसमेंट में पानी भर रहा है। क्या तुम इस पर्पस के लिए हो? क्या तुम्हारा जीवन इन चीजों में उलझ के रह जाएगा? क्या वो बड़ा पर्पस जो दिखता नहीं है 5 इंद्रियों में, जो सच है, जो आपकी 5 सेंसेस वुड कीप यू अवे फ्रॉम, उन 5 इंद्रियों को साइड में रखो। डोंट इंडल्ज इन कि बेस्ट दिखे, बेस्ट सूंगे, बेस्ट टेस्ट हो, बेस्ट सुनाई दे। अरे क्या बेस्ट? जब वो बिगड़ेगा तभी तो तू निकलेगा उसमें से बाहर। अरे लोग कहते हैं बड़े अच्छा, सूरदास बड़ा अच्छा गान लेता था क्योंकि एक इंद्री कम हो गई, या या कुछ भी, प्यार में धोखा मिला तो क्या कविता गजल गाई। बिल्कुल, मुझे होने देना यार, अगर मुझे परेशानी हो रही है तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि तूने ही तो दी है ये परेशानी। आपको ऐसा लगता है जयदीप, जो 5 इंद्रियों की आपने बात की, हाँ, और आपने एक चीज बोला कि ये 5 इंद्रियां ही क्या हम हैं? कतई तो नहीं है ना, पर इनको हटाओगे तो पीछे दिखेगा ना। हाँ, तो मेरा सवाल है, अगर हम ये 5 इंद्रियां नहीं हैं, या कि सिर्फ हम ये 5 इंद्रियां हैं, करेक्ट, बेटर पुट, तो इसमें एक और भी तो चीज है जिसको हम तीसरी आंख बोलते हैं, थर्ड आई बोलते हैं। विपिन जी, जो हम बात करेंगे ना इस टॉपिक इन 5 के बियॉन्ड है ना। हाँ, इसलिए सच नहीं है वो, क्योंकि ये सच और झूठ की गेम ना इन 5 इंद्रियों में ही है बस। इसके बाद तो एब्सोल्यूट है सब कुछ, पर इसको ध्वस्त करना और इसके आगे का एक्सपीरियंस भी क्या होता है वो हमें नहीं पता, क्योंकि हम तो 5 इंद्रियों का एक्सपीरियंस जानते हैं। पर जिसको वो दिखा है वो गौतम बुद्ध बना है, जिसको ये दिखा है वो गुरु नानक बना है, जिसको ये दिखा है वो जीसस क्राइस्ट बना है, जिसको ये दिखा है वो इस लेवल से उठ के ऊपर जाना पड़ता है। यदि मुझे ऐसा लगता है कि इसमें ना एक थोड़ा डिफरेंस है। मुझे लगता है कि वो जो थर्ड आई का एक्सपीरियंस है वो हर एक को हुआ है। ओके, वो पहचाना, इट इज अवेलेबल टू एवरीबॉडी, इट इज अवेलेबल टू एवरीबॉडी, क्योंकि वो तो सच है, वो तो वही तो सनातन है, वही तो फैक्ट है, वही तो असली ट्रुथ है जो छुपा हुआ है इस पहाड़ के पीछे, इस माउंट एवरेस्ट के पीछे वही तो सच्चाई छुपी, और वहीं तो पहुंचना है तुम्हें। उस जर्नी से डरना किस बात का, और वो तुम्हें जल्दी ले जा रहा है कांटों पे से, आग पे से घसीटता हुआ, खींचता हुआ। प्रॉब्लम क्या, वो ले जा रहा है, रथ वो चला रहा है, तुझे महाभारत पे फोकस करना है, तुझे उसकी ड्राइविंग पे नहीं करना भाई। तुझे अपने काम करने जो उस रास्ते में चढ़ते वक्त तुझे करने चाहिए, लड़ते वक्त करने चाहिए। यही तो महाभारत और गीता का सार है। और है क्या? क्यों बैठ के एनालाइज कर रहा है कि ये नहीं होना चाहिए, होना चाहिए, ये तो सही है, ये तो बाकी नहीं कर रहे, तो मैं कर रहा हूं, तो सब कर रहे हैं, तो कोई नहीं कर। अरे कहां फंस गया? कोई और है नहीं। तेरी 5 इंद्रियां गायब करता हूं, देखिए पूरा खाली है बैटलफील्ड। तू ही तो था हमेशा से। ये 5 फिल्टर्स लगा के तूने एक यूनिवर्स ही क्रिएट कर दिया, और उस यूनिवर्स को अब सच भी बोलने लगा है, और तुझे लगने लगे यही सच्चाइयां हैं कि वाकई स्टॉक एक्सचेंज ऊपर जा रहा है, वाकई इजराइल और पैलेस्टाइन लड़ रहे हैं। अरे भाई हेलो, क्रिकेट ग्राउंड में जो हम खेलते हैं, क्या वाकई अफरीदी हमारे किसी हिंदुस्तानी का वाकई दुश्मन है? शायद बैठ के बाहर बिरयानी इकट्ठे खाएंगे, अभी हंसेंगे सब पे, ये तूने अच्छी गाली दी थी, और ये और वो। और एक गेम खेल रहे हो, 180 साल की एक गेम खेलनी है, खेलो ना, शिद्दत से खेलो, हारना नहीं है, हारना नहीं है, इंसानियत की गेम को हारना नहीं है। पर सच्चाई से मत डिस्कनेक्ट हो। सच्चाई से क्यों डिस्कनेक्ट हो रही है? तो बिल्कुल सिंपल बात है, अगर तुम्हारे अंदर एक आत्मा है तो उस परमात्मा का एक अंश है, वो मेरे अंदर भी है, वो तेरे अंदर भी है, वो इसके अंदर भी है, वो उसके अंदर भी है। हम इकट्ठे आएंगे और हमें इकट्ठा आना पड़ेगा।
इस गेम की कोई रेलेवेंस नहीं है। शतरंज बिछी हुई है, सारी 32 की 32 गोटियां डिब्बे में बंद होगी, फट करके बंद करेंगे, फिर खोलेंगे, फिर नई गेम खेलेंगे। यहाँ खत्म थोड़ी हो रही है गेम कभी। आपके ऑर्गन डोनेशन की थोड़ी बात करते हैं। हाँ, आई थिंक दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जी। पार्ट ऑफ योर लाइफ एंड आई अभी तक मैंने एक ये ऑन्टोलॉजी के लेवल पे बात कर रहा था। ऑन्टोलॉजी यानी स्पिरिचुअल लेवल, कोई बोलेगा, कोई धर्म बोलेगा, कोई जो भी, अपने अपने एनालिसिस है लोगों की। पर हम नहीं डिनाई कर सकते कि हम फिजिकल एग्जिस्टेंस में हैं। बिल्कुल है। और हमारे अंग होते हैं, और मैंने वो रियलाइज किया जब मैं अस्पताल में लेटा था और मेरे नहीं थे। और मैं सर्टिफिकेट आपको चाहूंगा कि इस पे दिखा देंगे हम। हाँ, कि मैं 55% आज भी परमानेंट विकलांग हूं, मेरे अंग नहीं है। और रंग डालेंगे। हाँ, वो 56 यूनिट ब्लड, वो 13-14 लोगों के टिश्यूज जो मेरी बॉडी में आज हैं। तो ये जो आपसे बात कर रहे हैं, जयदीप नहीं बात कर रहा है, बहुत सारे लोग, ये 70 लोग बात कर रहे हैं हमसे इस वक्त। यहाँ 70 लोग बैठे आपको कुछ बताना चाहते हैं आज सबको कि ये गजब की पॉसिबिलिटी और भी होती है इस ह्यूमन बॉडी की। जो साइंस वाले हैं, जो फिजिक्स और बायोलॉजी वाले हैं, उनके लिए है ये पार्ट थोड़ा सा उनके लिए। हमारी एग्जिस्टेंस जो है, जिसको मैं कहता हूं, वो कल एक केला थी, परसों एक चावल का टुकड़ा थी, एक रोटी का टुकड़ा, थोड़ा सा अंडा, एक दाल, एक सेब और एक पानी और थोड़ी सी ऑक्सीजन, जिसको मैंने रखा अपने शरीर में रखा, और आज मैं उसको जयदीप बोल रहा हूं। ये ताकत मेरी अपनी आत्मा की है कि मैं इन सब चीजों को उठाता हूं और अपने शरीर में बदल लेता हूं। इतनी जबरदस्त चीज जो हमें मिली है, जिसको अगर मेरी बाएं पैर की अंगुली अभी टूट जाए तो मैं ये सब पॉडकास्ट छोड़ के उसकी पहले उसका ध्यान रखूंगा, जिसका कोई रेलेवेंस नहीं। बाएं पैर की अंगुली अगर नहीं भी होती मेरी, तो 4 अंगुलियों से भी मैं बिल्कुल फिट होता, और फिर भी मैं सब छोड़ के उसकी चिंता करता हूं। जब मेरा ये शरीर मैं छोड़ूंगा, और मैं शरीर नहीं हूं, मैं तो उस पर बैठा पैसेंजर हूं। जब ये शरीर छोड़ता हूं, इस गाड़ी को हम कितना केयरलेसली अगले 4-6 घंटों के अंदर तबाह चलाने के लिए पागल हो जाते हैं कि इसको मैं किसी भी तरह जला दूंगा, इसको किसी भी तरह दफना दूंगा। और हाँ, ये सच था आज से कुछ 100 साल पहले, क्योंकि गल जाएगा बड़ी जल्दी मेरी आत्मा के निकलते ही, और बीमारियों को फैलाने की वजह बन जाएगा। पर आज की मॉडर्न टेक्नोलॉजी में मैं बात करना चाहूंगा कि एक शरीर, मृत शरीर, अभी अभी जो हुआ, मेरा शरीर, एक आंख 3 लोगों में जाएगी, तो ये 6 परिवारों का विजन है। मेरा एक लिवर 4 बच्चों में जाएगा जिनको इंडियन चाइल्डहुड सिरोसिस है, जो मर जाएंगे 5 साल की उम्र तक अगर मेरा लिवर होने लगा तो, और मर रहे हैं आज तक। मेरी चमड़ी 10 बर्न्स के पेशेंट्स के लिए यूज हो जाएगी। मेरी हड्डियां अनेकों रोड एक्सीडेंट और कैंसर के पेशेंट्स में लग जाएगी। मेरे 2 फेफड़े 2 लोगों को सांस लेने में मदद करेंगे। मेरा हार्ट एज कंप्लीट और एज पार्ट्स कैन सेव अप टू 6 पीपल। वाह। मेरा पैंक्रियास किसी की इंसुलिन बना के उसको ठीक कर रहा होगा। मेरे शरीर की 2 किडनीज 2 लोगों को जो 10 सालों से डायलिसिस कर रहे हैं, कहीं गम में मेरी माँ को कोई प्रॉब्लम हो गई, कहीं मैंने अपनी प्रॉपर्टीज फार्म हाउस बेच दी क्योंकि डायलिसिस चल रहा है। अगर जाते वक्त मेरी किडनीज ठीक है, मैं 2 लोगों को दे जाऊं, परफेक्ट किडनीज अपनी, मैं अपना शरीर पूरा दे जाऊं। पहली बात कि मेरा हर अंग जहां जाएगा उसकी पूजा करी जाएगी वहां पे। इतनी रिस्पेक्ट मैं जीते जी नहीं कमा सकता हूं जितनी मर के मरने की बात कमाऊंगा। किसी की रोड एक्सीडेंट में डेथ हो जाना आमतौर पे यूथ होता है वो एक। हम 2 साल पहले वर्ल्ड की सबसे बड़ी पॉपुलेशन बने, और परसेंटेज वाइज इस पॉपुलेशन में सबसे यंग पॉपुलेशन बने। करेक्ट। तो न कि केवल हम करीबन 13% वर्ल्ड पॉपुलेशन के हो गए, अब हम 23% यूथ भी हैं इस वर्ल्ड के। 18% यूथ, बट 24% रोड एक्सीडेंट डेथ यूथ डाई इन इंडिया। हर चौथा मरने वाला यूथ रोड एक्सीडेंट में एक हिंदुस्तानी है, जो मैं करीब करीब हो गया था 30 साल पहले।
32। पर उस ट्रेजेडी को हम ट्रेजेडी देखते हैं या वहां से भी कुछ निकाल सकता है। आता है जिससे कि उस दिवंगत आत्मा को तुम इतनी रिस्पेक्ट दे दो उसके किए हुए एक्शंस को कि वो भगवान के लेवल तक उठ जाए। हमारे देश में हर प्रोजेक्ट की शुरुआत को एक भगवान को पूजा जाता है जिसका नाम गणेश है। श्री गणेश करते हैं चलो आज इस पॉडकास्ट का। गणेश ट्रांसप्लांट का सबसे बड़ा गॉड है वर्ल्ड में। उसको पूजा ही तब गया जब उसका ट्रांसप्लांट हुआ। हमारे देश में कसाब जैसे टेररिस्ट को भी पूछा जाता है तेरी अंतिम इच्छा क्या है। हर जाते हुए मनुष्य की अंतिम इच्छा है कि मैं जिंदा रह लूं। अब टेक्नोलॉजी आ गई, जिंदा रह सकते हैं। आप 60 परिवारों में भगवान बन के जी सकते हो। इंसान भी नहीं, लेवल तुम्हारा भगवान का जाएगा, तुम्हारा ध्यान रखा जाएगा, बाकी शरीर से ज्यादा तुम्हारा ध्यान रखा जाएगा। तुम भगवान के ओहदे तक जाओगे। आखिरी अंतिम सांस में एक डिसीजन लेना है बस। इसमें मैं पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूंगा जयदीप। बहुत सारे लोगों को ये तकलीफ होती है, फैमिली मेंबर्स जो बच जाते हैं। मैं ऐसा भी जानता हूं कि किसी ने आईज डोनेट की, किसी ने कुछ ऑर्गन्स डोनेट किए जो कि जाने वाला था, वो कर चुका था, और उसके फैमिली ने एक्शन नहीं लिया। करेक्ट, ठीक है, या पार्शियल एक्शन लिया कि नहीं जी हमें तो जलाना ही है शरीर। डोनेशन का मतलब है मैं कुछ जला नहीं पाऊंगा या मैं दफना नहीं पाऊंगा, मैं शरीर दे दूंगा। एम आई करेक्ट? डोनेशन का मतलब यही। बिल्कुल सही, ठीक है, बिल्कुल सही। तो मेरे जो रिचुअल होंगे शमशान के या कब्रिस्तान के, वो नहीं होंगे। जो रिलेटिव्स बाद में ये डिसीजन लेते हैं, जीवन में आप नोटिस करेंगे आपको धोखा वही दे सकता है जो आपको बहुत नजदीक होगा। करेक्ट। वो धोखा दे देते हैं। वो आपकी अंतिम इच्छा को भी पूरी नहीं होने देते। इस पे विचार आपके जीते जी हो जाए। एक शाम निकालिए, इन सब प्यार करने वाले अपने सभी संबंधियों दोस्तों को इकट्ठा करिए, उनसे बात कीजिए, उनको बताइए आपके लिए ये कितना इंपॉर्टेंट है। एक ऑब्जेक्टिवली होता क्या है, एक बेटा बोलेगा कि मैं तो अपने माँ बाप का अंतिम संस्कार कर रहा हूं, या किसी का भी जो भी वो है, तो उसकी सेंसिटिविटी को हैंडल करते हुए आप मुझे बताओ क्या पॉसिबिलिटीज हैं ऑर्गन डोनेशन की या आई डोनेशन की, ताकि लोग चूज कर पाए। अगर सब पूरा सब कुछ भी नहीं, पर क्या क्या पॉसिबिलिटी है? तो विपिन साहब, पॉसिबिलिटीज तो अनेकों हैं, और जिसकी जितनी हिम्मत है, जितना जिसकी चाहत है, जितना जिसकी चॉइस है, अब टेक्नोलॉजी और साइंस वहां पे है कि यू कैन चूज द मोमेंट यू चूज टू गिव सम पार्ट और द होल, यू आर एक्चुअली सपोज टू फिल अ फॉर्म। ओके, हमने पहली चीज जो करी है इस देश में, हमने ये डिसीजन अभी भी रिलेटिव्स के हाथ में ही रखा है। जब तक रिलेटिव्स अनक्लोज के थिनकिन डिसीजन नहीं लेते, ये किसी पहली की हुई कमिटमेंट पे नहीं बेस्ड होता। अच्छा, तो ये बिल्कुल क्लैरिटी होनी चाहिए कि रिस्पेक्ट करी जाएगी उन लोगों की जो परिवार के सदस्य हैं, ना कि उस इंसान की केवल अंतिम इच्छा। चाहे मैं उसके फेवर में हूं, पर कानून के हिसाब से जो बच गए वही डिसाइड करते हैं। ठीक है जी। बस मैं बताना चाहूंगा कहां से ऑप्शन शुरू होते हैं। अगर कोई आई डोनेशन करना चाहे तो मैं बताना चाहूंगा, जब आईज हटाई जाती हैं तो ठीक उसी समय आर्टिफिशियल एक कैप आईज के अंदर रखी जाती है। अगर आप खोल के भी आंख देखें उस इंसान की, उस शरीर की, तो आप बता नहीं सकते कि इसकी आंखें हटाई गई हैं। और उस प्रोसीजर में 15 मिनट लगते हैं क्योंकि मैंने करवाया हुआ है। हाँ, और हमारा एक पास्ट का एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस वहां से भी, शाम से भी आता है, जिसको हम ट्रेजेडी की तरह भी देख सकते हैं और एक अचीवमेंट की तरह भी याद कर सकते हैं। उसके बाद अगले लेवल पे आते हैं जहां हम कुछ भी चुन सकते हैं। किडनी डोनेशन, 2 किडनीज 2 लोगों को मिल सकती हैं। लंग डोनेशन 2 बच्चों को मिल सकते हैं। लिवर जो 4 बच्चों को मिल सकते हैं। ऐसे अनेक पार्ट जिनके हटा दिए जाने पे शरीर बिल्कुल भी डिफॉर्म नहीं होता है। इसमें एक चीज बताओ, जैसे समझो कुछ हुआ, किसी की डेथ हुई और फैमिली ने डिसाइड किया कि 2 ऑर्गन देने,
और उन्होंने कांटेक्ट किया, हम दिखा भी रहे हैं ये नंबर पे कांटेक्ट किया, वो कितना समय लगता है उसमें? डिपेंडिंग कि हमारे देश में टेम्परेचर वेरिएशंस बहुत होती हैं, माइनस टेम्परेचर से जाके 50 डिग्री तक पहुंच जाता है और अलग अलग वक्त पे अलग अलग चीज़ें हो रही हैं। डिस्टेंसेस कवर करने में हमारे को वक्त लग जाता है, हम फेल होते हैं अक्सर, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सबसे ज़्यादा सेंसिटिव रहता है हार्ट और लंग, जो आमतौर पे 3 से 4 घंटे के अंदर व्यर्थ हो जाता है, बस उतना ही टाइम एक्सीडेंट के बाद। हार्ट और लंग्स के लिए किडनीज विंटर्स में 2 दिन तक, 2 दिन तक अवेलेबल होती है। बोन्स 1 हफ्ते तक, और 1 हफ्ते तक कौन रखता है बॉडी को? और लिवर? लिवर करीबन 12 से 16-18 घंटे तक। तो इससे पहले डॉक्टरों को आके ब्रेन डेथ डिक्लेयर करना पड़ता है, उसके लिए 2 डॉक्टर्स चाहिए होते हैं। फिर एक परिवार से जो भी फाइनल डिसीजन होता है वो एक लीगल डॉक्यूमेंट पे लिया जाता है, एंड उसके बाद शरीर को बिना डिफॉर्म किए आपके आइडेंटिफाइड ऑर्गन्स को ही केवल हटाया जाता है और उसको रिस्टोर किया जाता है रिस्पेक्टफुली। इस प्रीव्यू में नहीं है कि मैं उसका वीडियो आपको पब्लिकली दिखा सकें, ये अलाउड ही नहीं है, पर मैं आपको गारंटी दे सकता हूं कि वो जब परिवार को वापस शरीर दिया जाता है, रिस्पेक्टफुली हैंडल हुआ होता है, बहुत सफाई से किया जाता है, जाना पड़ता है। शरीर को लेने भी खुद ये अस्पताल से लोग आते हैं, शरीर को वापस रेस्पेक्टफुली देने भी अस्पताल से लोग आते हैं। आप में से किसी की हिम्मत हो साथ रुकना चाहे तो परमिशन मिलती है। आप देख सकते हैं कि उसको बिल्कुल डैमेज नहीं किया जाता, डिसरिस्पेक्टफुली हैंडल नहीं किया जाता। यहाँ तक कि अगर आप साथ साथ पूजा पाठ करना चाहें तो वो भी करने की परमिशन दी जाती है, और बहुत सफाई से किया जाता है इसको। उन ऑर्गन्स को किसको दिया ये आपको कभी नहीं बताया जाएगा। हाँ, वो मैं समझ सकता। न लेने वाले को, न जिसको मिलता है उसको बताया जाता है कि किसने दिया है। पर हम कोशिश कर रहे हैं अब कि आपके एक पासबुक की तरह आपके परिवार के दिए हुए अंगों की एक पासबुक बनाई जाए नेशनल लेवल पे। डाउन लाइंस आपके आने वाले परिवार के बाकी सदस्य जो जनरेशंस तक आएंगे, उनको प्रायोरिटी पे वापस अंग अलग तरह की या यही मिल सके। तो ये बैंकिंग की तरह हम इसको शुरू करना चाहते हैं। हम पार्क्स ऑफ हैप्पीनेस बनाना चाहते हैं जहां रिस्पेक्टफुली इनके गोल्डन लेटर्स में नाम लिखे हों। शाम को लोग जब वॉक करने आए, खेलें, तो बच्चा गर्व से कह सकते ये मासी है और यहाँ पे पापा का नाम लिखा है और दादाजी का वहां लिखा हुआ है, और जितने ऑर्गन्स आपने दिए उतना बड़ा नाम लिखा जाए, क्योंकि आपने जाते वक्त इंसानियत का सबसे बड़ा गोल्डन चैप्टर लिखा। This is the least respect we can give. A certification from whatever the authorities of the local land be, health is still a state subject for India. तो जो चीफ मिनिस्टर लेवल के लोग हैं या जो कम से कम डिस्ट्रिक्ट लेवल के सीनियर डॉक्टर है, वो आपको एक सरकारी सर्टिफिकेट भी देता है दैट यू आर अ डोनर एंड यू आर रिस्पेक्टेड फॉर दैट, अ लेटर ऑफ थैंक्स फ्रॉम द गवर्नमेंट। बहुत इज्जत और प्यार दिया जाता है, कोई डिसरिस्पेक्ट नहीं है इसमें। हम सेंसिटिविटी समझते हैं हर तरह से, हम भी तो इंसान ही हैं, हम तो हर रोज ये देखते हैं, सिर्फ हमने ज्यादा देख रखा है थोड़ा सा, पर हम उन चीजों से डील खुद भी करते हैं। ये ऑर्गेनाइजेशन हम नहीं चाहते कि प्राइवेट हाथों में अभी हो, और नहीं है अभी भी, और कभी भी नहीं चाहेंगे। गवर्नमेंट हमारी सक्षम है, हमारे पास सारी सुविधाएं हैं कि हर स्टेट लेवल पे, हर सिटी लेवल पे, हर ये काम नेशनल लेवल पे जो हेड ऑर्गेनाइजेशन है उसको नोटो कहते हैं, नेशनल ऑर्गन टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन। ये 5 रीजन्स में बटी हुई है, जिसमें रीजनल रोटो यानी रीजनल ऑफ ऑर्गन टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन है, स्टेट लेवल पे सोटो है, स्टेट ऑर्गेनाइजेशन है ऑर्गन टिश्यू ट्रांसप्लांट, और कई अस्पताल आप ये नेट पे जाके चेक कर सकते हैं, नेट पे आप क्लिक कर सकते हैं, फोन नंबर्स आपके पास हैं, मेरा फोन नंबर यहाँ आप आज दे रहे हैं, आप मुझे फोन कर सकते हैं। ये तो फोन नंबर्स अब आने चाहिए हर टेक्स्ट बुक में, जहाँ पे स्कूल कॉलेजेस में बच्चे हैं, और एक दिन कम से कम हर साल इस पे कॉलेज में बात होनी चाहिए। हाँ, मैं मानता हूँ स्कूल के लेवल पे शायद ये डिस्कशन अभी नहीं है, बच्चे इतने राइप, पर ये अधिकार 18 साल से बड़े जो कि वोटिंग करके इस देश को कौन चलाएगा उसमें सबको जानने के लिए। मैं तो चाहता हूं कि कम से कम एमएलए, एमपी, ये सब जो इलेक्शन में खड़े होते हैं, देश की जो लीडर बनना चाहते हैं, उनको तो जरूर पहले साइन कराओ कि लीडरशिप नहीं, मैं तो अपना शरीर तक दे दूंगा, आत्मा तक,
सिर्फ खड़े होके बोलने से क्या, भरो ना ये फॉर्म, आओ लीड करके दिखाओ ना इस समाज को कि अगर कुछ मुझे हो जाता है तो ये समाज के लिए यूज किया जाए। क्वेश्चन है मेरा। हाँ जैसे मैंने फॉर्म भरा हुआ है जी, मैंने पूरा ऑर्गन डोनेशन का फॉर्म भरा हुआ आप ही के साथ भरा। अब अगर मैंने नहीं भी भरा हुआ मगर मैं अगर बोल के चले जाऊं तब भी बिल्कुल उतनी ही वैल्यू है। ठीक है, आपको कोई कार्ड, कोई सिग्नेचर्स नहीं है। कुछ नहीं चाहिए। और अगर आपने नहीं भी बोला कभी, तब भी अगर और आपके मेरे पास- परिवार के मुखिया जिनका अल्टीमेट अथॉरिटी है उस वक्त, वो डिसाइड करते हैं कि मैं चाहता हूं कि मेरे इस परिवार के सदस्य का ये वाला अंगदान हो, पूरा देहदान हो, वो आपके पास डिसीजन है। आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं, एक छोटे से टिश्यू से लेके पूरे शरीर का दिया जाना, हर चीज एक कंट्रीब्यूशन है। हम कभी भी, हमारे धर्म में ये कभी नहीं पूछा जाता कि आपने 1 रुपया डाला था दान पात्र में, या सोने के सिक्के गिराए थे, या पूरे जेवर ही डाल दिए थे उसमें। और डालते हैं ना लोग, कौन पूछता है किसी से? कोई नहीं। कितना आप देना चाहते हैं ये आपकी श्रद्धा है। कौन श्रमदान कितना कर रहा है? किसने सिर्फ एक ईंट उठा के रखी, किसी ने थोड़ा सीमेंट यूं करके गिरा दिया ऊपर, और किसने पूरे ट्रक्स भिजवा दिए थे सरियों के। हम कहाँ पूछते हैं कि मंदिर कैसे बना? कहाँ पूछा जाता है इस देश में कि आपका क्या कंट्रीब्यूशन है? आइए मिलके एक ऐसे समाज की रचना करें जहां इंसानियत फोर में आए। कोई ये ना पूछे लेते वक्त, आज तक मैंने किसी मरीज से ये नहीं सुना कि क्या ये जो किडनी मेरी बेटी को लगा ये चमार की तो नहीं थी, ये कोई फलाने धर्म की तो नहीं थी, कोई नहीं पूछता। ये किसी अमीर या गरीब की तो नहीं लगा दी तुमने। वो तो बोलते प्लीज एक किडनी मिलेगी कहीं से होता है। अगर हम आज नेत्रदान शुरू करें इस देश में जहां सबसे ज्यादा अंधे हैं, 12वें दिन एक भी अंधा नहीं बचेगा कॉर्नियल ब्लाइंडनेस का। सिर्फ 12 दिन हमें वाकई देखना ये क्या कर रहे हैं हम। एक छोटा सा वीडियो क्लिप मैं चाहूंगा इसमें चलाएंगे, जो आप दिखाइए कि कहां से कहां तक की टेक्नोलॉजी आ गई है भारतवर्ष में इस वक्त। और वो वीडियो का जो लास्ट स्टेज है वो भी 8 साल पुरानी चीज बताऊंगा एक। अब तो हम बहुत आगे जा चुके हैं। दूसरा, ये वो जादुई तरीका है जिससे सेहत गारंटी होती है, एंड व्हाट यू आर यूजिंग इज व्हाट इज गोइंग टू बी एनीवे बर्न्ड और बेरिड। आप उसको इस्तेमाल करके अगर सेहत वापस ला सको सारे समाज की, और अभी ला सको, तो इससे बड़ा और क्या है पॉसिबल। कोई ना पूछे कि क्या धर्म, क्या तरीका, बस दे दो। और ये तो वैसे भी वेस्ट जा रहा है, करो ना इस्तेमाल इसका। तुम्हारे पास मौका है, कर लो। बच्चों को सिखाओ, उनकी टेक्स्ट बुक्स में लिखा हो क्या किया जा सकता है इंसानियत के लिए। हम लड़ रहे हैं इस वक्त कि जमीन मेरी, जमीन तेरी, पैसा मेरा, पैसा तेरा। क्या हम वाकई अपने आप को ही इसमें आहुति की तरह चढ़ा दें तो क्या ये स्वर्ग ना बन जाएगा? 100%। हमारे रहने वाले बच्चे इसके बाद क्या हमें देवताओं की तरह पूजेंगे नहीं? क्या हमारा फिजिकल एग्जिस्टेंस होना जरूरी है इसके लिए? जाते वक्त तो हम जा ही चुके, क्या फर्क पड़ेगा? कटे हुए बाल और नाखून हर रोज हम फेंक देते हैं जमीन पे, किनको दर्द होता है? उसमें आत्मा नहीं जुड़ी हुई है। जब आत्मा नहीं जुड़ी होगी इस शरीर के साथ तो फिर क्या फर्क पड़ता है? पर आपको क्रेडिट तो उसका मिलेगा, आपके क्रेडिट में तो चढ़ा देगा ऊपर वाला
कि ये तो तूने इंसानियत कर दी, आज तक तू समझ गया, तेरे को इंसान बनाया था मैंने, दर्द समझा तूने फेलो ह्यूमन बीइंग्स का, और उसके लिए कंट्रीब्यूशन तेरा गिना गया। यही इंसानियत का हाईएस्ट लेवल है, क्योंकि कोई और लाइफ फॉर्म ये नहीं सोच सकती, सिर्फ एक इंसान ही होगा जो ये सोचेगा। अब मौका है यहां से हम सोचें इसके बारे में और वो कर जाएं जो वाकई हमारे होने को डिफाइन कर दे। बस यही कहना चाहता हूं मैं तो। थैंक यू सो मच जयदीप। आई एम श्योर कि ये जो पॉडकास्ट है, जिसने भी देखा होगा या जो भी देखेगा, ये हमारे देश को एटलीस्ट बहुत आगे तक लेके जाए। और योर स्पिरिट इज अमेजिंग, योर थॉट इज अमेजिंग, और जो आपने अपने पांचों इंद्रियों से आगे देखने की क्षमता पाई है या सरेंडर किया है, जो आपको क्षमता मिली है, आई सल्यूट। वो बार बार वापस मुझसे आज भी पूछा जाता है तेरी आंखें कैसे लौट रही हैं? तू 62 पे है, तेरी एंजियोग्राफी 4 साल पहले हमने करी, 21 पे आंखें नहीं इंप्रूव करती, तेरी 58 साल पे आंखें इंप्रूव कैसे कर रही हैं यार? तू कौन सी दवा खाता है? मुझे नहीं जानना इसका आंसर, मुझे मजे लेने हैं इसके। मैं नहीं जानना चाहता कि धरती ऐसे क्यों घूम रही और स्पीड से क्यों, और इतनी गर्म क्यों और इतनी ठंडी क्यों। मुझे मजे लेने हैं उसके, और मजे ले सकता हूं ना, तो मजे ले रहा हूं मैं तो। मेरी दादी ने कहा था सदा खुश रहे, मैं मजे ले रहा हूं क्योंकि मुझे सदा खुश रहने की कमिटमेंट है। मैं भी आपको कहता हूं सदा खुश रहो, विश यू अ हेल्दी ग्रेट लाइफ। हाँ, थैंक यू। एंड अगर आपने पॉडकास्ट यहाँ तक देखा है तो एक काम जरूर कीजिएगा, ये जो नंबर्स हमने दिए हैं ऑर्गन डोनेशन के, इसको जितनी आगे तक पहुंचा सकते हैं जरूर पहुंचाइएगा, और इस पॉडकास्ट को भी। थैंक यू सो मच।